13 ईयर्स। तो थोड़ा शुरुआत में कुछ हम लोग वंदना और देवम भट्टी जी का एक गीत उन्होंने खुद बनाया था, वो पहले ही बनाया था, तो उसको गाएंगे। आनंदी बेटा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित
थोड़ा स्प्रेड आउट करूंगी देन ओवर अच्छा नो कुछ शब्द है कभी कभी अच्छा जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देवम बेटा जी। तो हम बर्थडे सॉन्ग करेंगे सभी साथ में। जन्मदिन की आपको भेंट अर्पण क्या करें, करके तन मन धन सदा शुभ मार्ग शुभता से भरे। जन्मदिन की आपको पूर्णता में हो गति, ऐसी है शुभ कामना। इस समझ की राह में साथ में हैं हम सभी। इस समझ की राह में साथ में हैं हम सभी। करके तन मन धन सदा शुभ मार्ग शुभता से भरे। जन्मदिन की आपको भेंट अर्पण क्या करें, करके तन मन धन सदा शुभ मार्ग शुभता से भरे। मार्ग शुभता से भरे, मार्ग शुभता से भरे। ढेर सारी शुभकामनाएं। Do you want to use this one? Do you want this one or do you want that one? You can make it up on the spot, you know what I mean. Wait for it. Not yet. I'm not ready. I have to read hers first. Okay, here. Should we give him 1 minute outside to rehearse? Yeah. He could go outside. It's not Is it on or not? no, it's He not. wants 1 minute to rehearse. Go ahead. यहीं से कर लो ना, वहाँ जाके कर लो पीछे। No, you know it. Okay. बढ़िया। आज देवम बेटा जी एक गाना प्रस्तुत करेंगे। शायद कुछ लोग ने सुना ऑलरेडी। आज इनका बर्थडे है तो लग रहा है कि वो भी शेयर करना है। अच्छी बात। हाँ हाँ, काफ़ी समय से रिहर्स नहीं किया तो लग रहा है कि अभी भी और करना है। कोई बात नहीं, आपको ठीक है तो यू कैन गो आउटसाइड। व्हाट डू यू नीड? अच्छा, नेक्स्ट सत्र करना है। He just wants to practice 1 minute with a song. Next सत्र भी then करेंगे? You want to do the next सत्र?
ओके, तो शुरुआत ऑफ द नेक्स्ट सत्र वो आपने प्रस्तुत करेंगे. नमस्ते सभी को. वैसे 13वां साल बहुत इम्पोर्टेंट होता है लगभग सभी धर्मों में. आप देखेंगे तो जो 13 ईयर है, जुडाइज़म में है, बार मित्सवा करते हैं, कहीं अपने यहाँ भी कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं. तो एज वाइज सब कुछ बना हुआ है. शरीर में ना टाइम मशीन है. तो 13वां साल है, वहाँ से ज़्यादातर धर्मों में देखेंगे तो उस समय उस आयु से उनको धार्मिक अनुष्ठान करने हैं. और जो डिक्टेट और सैंक्शंस होते हैं, मतलब विधि और निषेध, उसका पालन करना रहता है. उनको ये समझ में आया कि ये हमको करना है और ये नहीं करना है. अभी तक तो वो बच्चे रहते हैं वैसे तो, और इस आयु में फिर एक नया एंट्री इसे माना गया है. तो शरीर की डिजाइन को लोगों ने पहले से भी थोड़ा थोड़ा पहचाना है जीवन के अर्थ में, लेकिन जीवन क्या है वो स्पष्ट नहीं हुआ. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. कोई शेयरिंग है आप लोग की तरफ से? किसी को कुछ रखना है? आज अल्पा दीदी कहाँ है? वो कुछ कह रही थी. बताइए, आपको रखना दीदी, रखिए, माइक दे दीजिए. हाँ, नमस्ते सभी को. कल जो बात हुई कि बहुत सारी बातें हमारे पूर्वाभ्यास में है, तो वैसे तो मुझे भी पकड़ में नहीं आ रहा था कि ये अच्छा तो लग रहा है, मगर कौन से पूर्वाभ्यास है मेरे कि मैं जो कहा जा रहा है वो पकड़ नहीं पा रही हूँ. तो मैंने देखा कि मेरी यात्रा बहुत सालों से वो अंतर्मुखी होने वाली, मैं कौन हूँ वो समझने के लिए चली. तो मैं ये डिफरेंस नहीं कर पा रही थी कि अंतर्मुखी होना क्या होता है और इच्छा, आशा विचार इच्छा का अंतर्नियोजन क्या होता है. तो ये बात मुझे कल बहुत अच्छी तरह से पकड़ में आई. तो मुझे अब लग रहा है कि अभी मैं ये विकल्प के रूप में अच्छे से स्वीकार कर पाऊंगी. और आज से मेरी यात्रा वैसे जीवन विद्या में शुरू हुई, क्योंकि आज से मुझे अब समझ में आने लगेगा कि ये है क्या, कहा क्या जा रहा है और उसे करना कैसे है. तो मेरा अभी क्या श्रवण मनन अध्ययन अभी ठीक ठीक हो पाएगा ऐसा मुझे लग रहा है. ये कॉन्फिडेंस भी बना है. तो सभी का धन्यवाद. और ये बात मेरा कल गोष्ठी हुई ना, वहीं क्लिक हुई, बात हुई आपसे और तुरंत मैं गोष्ठी में बैठी और मन में यही चल रहा था. तो गोष्ठी भी मेरे लिए बहुत सहायक बनी कि मेरा अंदर क्लिक वहाँ हुआ. वाह. तो गोष्ठी के लिए सबने मेरा सहयोग किया, उसके लिए भी धन्यवाद. थैंक यू. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. तो अंतर्नियोजन होना और अंतर्मुखी होना एक नहीं है. अंतर्मुखी बहिर्मुखी एक अलग चीज है. यहाँ अंतर्नियोजन जब कह रहे हैं तो आशा विचार इच्छा को हम नियोजित कर रहे हैं. उसका नियोजन है किसके लिए? हमारे जो अंदर की क्रियाएं हैं, ठीक है, जिसमें तुलन है, साक्षात्कार है, बोध है, अनुभव है. तो इसके लिए अपनी कल्पना की ताकत को नियोजित करना है आपको. अंतर्मुखी जा रहे हैं तो हमको फिर आशा विचार इच्छा चुप करनी है, धीरे धीरे एक एक करके. तो धीरे धीरे आशा विचार इच्छा में शून्यता आ जाती है. ये वो प्रक्रिया नहीं है. इसीलिए इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो जीना है, जीना कैसे है? जो मानसिक वाचिक कायिक कृत कारित अनुमोदित 9 प्रकार से जो हम कर्म करते हैं, उनमें एक सूत्रता कैसे हो. हम समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के लक्ष्य को प्रमाणित कैसे करें. हम नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य में प्रमाणित कैसे हों. मानव के साथ न्याय, धर्म, सत्य कैसे प्रमाणित हो और प्रकृति के साथ नियम, नियंत्रण, संतुलन प्रमाणित कैसे हो. हम स्वधन, स्वपुरुष, स्वनारी, दयापूर्ण कार्य व्यवहार पूर्वक कैसे जी पाएं.
तो इसके लिए जो नियोजन है, अपनी कल्पना की ताकत को नियोजित करना है, इसको प्रमाणित करने के लिए जब हम नियोजित करते हैं तो इससे हमारे जो अंदर की क्रियाएं हैं, तुलन की आवश्यकता बन जाती है, क्योंकि वो न्याय धर्म सत्य के तुलन के बगैर ये प्रमाणित नहीं हो सकता। ठीक है, अगर अपने जीने में आप मूल्यांकन करने जाएंगे न्याय धर्म सत्य को कि न्याय धर्म सत्य पूर्वक जी रहा हूं, नहीं, तो आपको इन सबको सेट करना पड़ेगा और इसी से फिर आपके अंदर एक आवश्यकता बन जाएगी कि मुझे न्याय का ही तुलन करना है, धर्म का ही तुलन करना है, सत्य की पे ही तुलन करना है। तो न्याय धर्म सत्य ही तुलन की वस्तु है। ठीक है, नहीं तो हम प्रीहित लाभ में ही लगे रहेंगे। यदि सुविधा संग्रह का लक्ष्य बना हुआ है तो हम क्या करेंगे? सुविधा संग्रह के लक्ष्य से जब हम तौलेंगे, अभी हमको बाहर करना है, तो जीवन में तुलन किसका होगा? प्रेरित लाभ का। एक सवाल था, अगर हम तौलना शुरू करते तो ऑटोमेटिकली हम न्याय सत्य धर्म में कन्वर्ट होते हैं? नहीं, तौलना शुरू कैसे होगा, ये बात है। जीने के लिए ही तो तौलेंगे ना। जैसे आज भी कैसे तौलते हैं, जैसे हम मार्केट में जाते हैं सामान लेने और सामान हमको लेना है, हम तौलते रहते हैं, पूछते हैं लोगों से इसका क्या भाव है, इसका क्या भाव है, फिर उस पर कुछ ऑफ लिखा रहता है, 20% ऑफ, 30% ऑफ। अब बाहर कुछ लेना है तो अंदर तौल चालू हो जाता है। ऑर्गेनिक फूड है, नॉन ऑर्गेनिक है, गए सब्जी लेने, हाँ। एक 50 रुपए किलो, एक 20 रुपए किलो है। ठीक है, अब 20 रुपए किलो में दिख रहा है बहुत बढ़िया, 50 रुपए वाला उतना थोड़ा बढ़िया नहीं दिख रहा है, मुरझाया भी दिख रहा है। अब क्या करें? लेकिन अचानक से याद आ गया स्वास्थ्य। अब सामने है तब ना तौलेंगे, सामने तो याद आ गया यार स्वास्थ्य बड़ी चीज है, तो 50 रुपया दे के थोड़ा मुरझाया भी ले लिए। और फिर ध्यान आ गया कि नहीं, ऐसा क्या बना पड़ा है भाई, तुम 20 का 50 ले रहे हो, तुम ही सब करने वाले हो क्या? एक तो घटिया माल, कल का रखा हुआ सब्जी, और आज जो है आप उसका प्राइस भी इतना बता रहे हो, इससे बढ़िया हमको नहीं खाना है। ये सब ऑर्गेनिक वाले लूटते रहते हैं, इनको तो कुछ नहीं है, हमको तो यही खाना है, देखते क्या हो जाए, कुछ नहीं होता है, अपना खुश होके वही ले लीजिए। ठीक है, तौलना हो गया। क्यों तौलना हो गया? बाहर चीजें हैं। एक सवाल है, जब आप कह रहे हो ना तो वो तौलते नहीं, वो तुलता है ऑटोमेटिकली। हाँ, वो तो बाय डिफॉल्ट हो गया है ना। राइट। अभी तो पीछे चला गया, चित्रण के अंदर ही बैठा हुआ है, वहां से चल रहा है। अब इसको हमको जाना, एक्टिवली करना है, तो हमको पहले इधर से बाय डिफॉल्ट ये भी हो जाएगा। एक समय आएगा बाय डिफॉल्ट ही होगा, आपको हर समय तर्क करके नहीं करना है, लेकिन बाय डिफॉल्ट होने के लिए हमारा स्वत्व होना होगा, हमारे अंदर वो बैठना होगा। बाबा जी थोड़ी कि हर समय ये न्याय हुआ कि अन्याय हुआ, वो हर समय जो कर रहे हैं न्याय ही कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। बात समझनी थी कि अगर जब मैं तौलने की प्रक्रिया शुरू करता हूं तो मैं प्रिय हित लाभ से न्याय धर्म की ओर मुड़ना चाहता हूं, तभी मैं तौलने की प्रक्रिया शुरू करता हूं। हाँ, तो जब मैं तौलने की प्रक्रिया शुरू करता हूं तो मैं ऑटोमेटिकली फिर न्याय और अन्याय के बीच में तौलना शुरू करता हूं। एकदम। तो मुझे वो प्रिय हित लाभ छोड़ना नहीं पड़ेगा, मैं ऑटोमेटिक न्याय और अन्याय के बीच में ही तौलना शुरू करूंगा। बस अब तो जीव चेतना मानव चेतना यही तौलने का वस्तु है। अगर हमको समाधान चाहिए, समृद्धि चाहिए या सुविधा संग्रह, जीव चेतना में सुविधा संग्रह, समाधान समृद्धि आएगा तो मानव चेतना। तो ये हमारे अध्ययन में प्रायोरिटी में सेट हो जाएगा तो अपने आप होने लगेगा। इधर इधर हाँ, प्रायोरिटी में सेट हो गया कि भाई ये है तो वो अपने आप छूट जाएगा हाँ, ना। प्रायोरिटी में पहले सेट करना पड़ेगा, फिर आपको अध्ययन की आवश्यकता लग जाएगी, फिर आपको लगेगा कि ये नियम क्या है, अब समझना है आपको। क्योंकि आपको जीना ऐसा है तो बिना समझे तो मानव चेतना को जी नहीं सकते। फिर क्या हो जाएगा, आपके अंदर प्रायोरिटी आ जाएगी अध्ययन की, अध्ययन की प्रायोरिटी आ जाती है। मुझे ठीक से सुनना है, क्योंकि न्याय करने जाएंगे, समझे हुए को समझाने जाएंगे, आप अगर अपने को जांचेंगे तो जब तक आपको समझ नहीं है तब तक आप तृप्त नहीं हो सकते। तो तृप्ति से के साथ ही कुछ कर सकते हैं, फिर आपको अध्ययन की आवश्यकता बन जाती है। फिर आप क्या करेंगे,
अध्ययन के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी अगर मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है तो मेरा तुलन 20 रुपये और 50 रुपये में होगा, पर अगर स्वास्थ्य है तो ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक में होगा। पर अगर न्याय है तो उस तरह से मैं न्याय संगत वाला वो करूंगी कि इसमें किसी को भी, यानी विन विन सिचुएशन है, विन लूज नहीं है या लूज विन नहीं है। हाँ, मतलब दोनों में अभय न्याय तृप्ति है। करूंगी। अब इसमें यही चीज है कि अगर आप यहाँ पे जाएंगी तो ये नहीं मालूम है कि विन विन होता है कि लूज लूज होता है कि क्या होता है, लेकिन न्याय आपको समझना पड़ेगा फिर क्या चीज है न्याय, क्योंकि उसको समझे बगैर नहीं कर सकते ना। प्रॉफिट के लिए तो सामने है, प्रॉफिट के लिए तो सामने है, पैसा है आपके पास, ठीक है। और न्याय वाली चीज जीवन से जुड़ा है, भौतिक रासायनिक से है नहीं, वो ज्ञान से जुड़ा है। तो सामने जो दिख रहा है प्रिय हित लाभ, वो स्थूल भौतिक रासायनिक वस्तु से जुड़ा है, तो उसमें बहुत दिक्कत नहीं आती है, आदमी तो कर सकता है, क्योंकि स्थूल जगत ही है। आपको कंक्रीट दिख रहा है, सामने ही है, आपको मुरझाया हुआ और चमकता हुआ दिख रहा है, पॉलिश किया हुआ, ठीक है। आपको दिख रहा है कि ये 20 रुपए लिखा है, 50 रुपए लिखा है, अब इसमें कितना दिक्कत है। लेकिन जब आप न्याय कह रहे हो तो हमको न्याय पहले समझना पड़ेगा कि न्याय क्या है। अब आप ज्ञान से ही कर सकते हो, अब ज्ञान चाहिए आपको, तो अब इसके लिए फिर श्रवण करना होगा, श्रवण के बगैर ही नहीं आ सकता। फिर तो श्रवण करने जाएंगे तो श्रवण करते करते आपको लग जाएगा कि मुझे यही वस्तु चाहिए। फिर हमको तर्क करना पड़ता है। तर्क क्या है? हमको अपने को सेट करना है कि हमको हर हालत में, मैं देख रहा हूं कि अगर धरती पे संतुलन चाहिए तो समाधान पूर्वक ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। और मेरा स्वयं का भी शुभ चाहिए, धरती का शुभ कैसे होगा? समाधान पूर्वक। मेरे स्वयं का भी शुभ कैसे होगा? समाधान पूर्वक। कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप एक बार वो आप बोल रहे हैं ना क्रम से क्रियाएं होती हैं जो भी हम लोग करते हैं, तो आप एक बोर्ड पे ऐसे लिख देंगे कि पहले से श्रवण है, फिर मनन है। हाँ, बस वही लिखा है, श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, क्रम से ही है। और उसमें हमने बताया सुनने के लिए, तो अब आप सुनने जाओगे तो आप सुनने के लिए फिर कोई व्यक्ति चाहिए। आप अपने श्रवण क्या क्या मतलब है? आपको सुनना है तो कोई सुनाने वाला चाहिए कि नहीं? सुनना है लेकिन सुनाने वाला है नहीं, तो सुनेंगे कैसे? हमको किसी का सुनना है। कोई कह सकता है कि नहीं ठीक है मैं डायरेक्ट बाबा जी से सुनूंगा, तो आप किताब लेके बैठ सकते हैं, मानव व्यवहार दर्शन। लेकिन किताब लेके बैठ जाएंगे तो किताब तो आपको सुना नहीं सकता। ये कैसे मालूम है कि जो पढ़ रहे हैं वो बाबा जी का ऐसा ही इंटरप्रिटेशन है? तो फिर आपको कोई सुनाने वाला बीच में चाहिए, ठीक है, तभी तो सुनना होगा। श्रवण हम किसी का करेंगे ना। श्रवण का मतलब है कि मैं किसी का श्रवण करूंगा। आज की मेरी तैयारी नहीं है किसी के सुनने की। एक्चुअली पूरी दुनिया में एक दिक्कत है कि हम किसी का सुन ही नहीं सकते हैं, हम खाली अपना बता सकते हैं। मजाक नहीं कह रहे, एकदम हकीकत है। हम अपना बता सकते हैं, हम किसी का सुन नहीं सकते। सुनने में क्या लगता है कि जो ही इनका सुनूंगा मेरे ऊपर एक पावर आ जाएगा, उनका सत्ता, उनका अधिकार जम जाएगा। क्योंकि सुनाने वाले के साथ सुनने वाला अंदर उसको लगता है कि उनका कंट्रोल हो गया। ये भौतिकवाद में होता है, बंधन जैसे लगने लगता है कि हमारा जीवन बंध जाता है। हमको चाहिए उन्मुक्तता, स्वतंत्रता। तो बंधना नहीं चाहता आदमी, इसलिए सुनना नहीं चाहता। उसको लगता है मैं अपना बोलूंगा तुम अपना बोलो। तो इस तरह से हर आदमी क्या कर रहा है? अपना अपना बोल रहा है। कोई किसी का सुन ही नहीं रहा है, और ना कोई किसी को सुना सकता है, क्योंकि कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तो श्रवण में तो एक लेवल का आपको तैयारी चाहिए। सुनना भी इतना आसान नहीं है कि हम किसी का सुन लेंगे। कौन सुनना चाहता है? इसको थोड़ा हमने बताया कि परंपरा में इन लोगों ने, जो हमने दिखाया था स्लाइड, उसमें क्या था कि जब शिष्य जाता है गुरु के यहाँ, चाहे जहां भी हो, किसी अरण्य में गुरु ने कोई आश्रम, किसी वन में गुरु ने आश्रम बना रखा है मान लीजिए, या किसी को पता है। इवन पश्चिमी जगत में भी, जैसे सुकरात है या प्लेटो है, प्लेटो ने एक बना रखा है अपना आश्रम या एकेडमी। तो फिर लोग जाते थे और उनके यहाँ जाकर के सुनते थे। लेकिन फिर सुनने ही जा रहे हैं, वो अपना बताने नहीं जा रहे होते हैं। उनको तो सुनना है क्या कह रहे हैं आप। यहां भी ऐसा ही था पहले। एक गुरु के यहाँ कोई जा रहा है तो पूरी निष्ठा के साथ ही जा रहा है,
ठीक है ना, पूरी निष्ठा के साथ, उसमें कोई शंका, अगर शंका रहेगा तो वहां बैठ के सुन ही नहीं पाएगा। तो ये सिस्टम भारतीय परंपरा में थी, बहुत स्ट्रांग थी, और वेस्टर्न ट्रेडिशन में भी थोड़ा बहुत आपको दिख सकता है। शुरुआती में जो दार्शनिक हुए उनके यहाँ लोग जाते रहे, उस तरह से बैठकर सुनते रहे समझने के लिए। यहाँ भी रहा हो, बहुत सारे ऐसे ही तो हुए, सारे दर्शन ऐसे तो आगे बढ़ा होगा। लेकिन जब लोग गए होंगे, और किसी भी विधा में, मान लो किसी को एस्ट्रोलॉजी समझना है, किसी को आयुर्वेद समझना है, किसी को मान लो संगीत ही सुनना है, समझना है, गाना सीखना है, कोई बहुत बड़े गायक हैं, क्या करेंगे आप? वो बोलेंगे, बैठाएंगे, बोलेंगे आप यहाँ बैठो। बहुत सारे बड़े गायक क्या करते हैं, पहले गाना नहीं सिखाते हैं, चलो झाड़ू लो साफ करो। उसको साल 2 साल तो बेचारे को झाड़ू ही लगवाते रहते हैं अपने घर पे, कुछ नहीं। वो आया था गाना सीखने, उसको लगा देते झाड़ू पे, लगाओ झाड़ू लगाओ, पानी भरो, ये करो, वो करो, बाथरूम साफ करो, करवाते हैं। वो शहर से स्वीकार करके करता भी है, उसकी यही ट्रेनिंग है। फिर जो है साफ सफाई करते 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 बोल देते हैं ये रियाज करो, चलो बैठ कर भैया वो जो भी बता दिया सा तो वो लगाते रहो, फिर बताएंगे तुमको आगे का। ऐसे करके आदमी सीखता रहा। तो उस समय तो कुछ ट्रेडिशन में है, आयुर्वेद में भी ऐसा ही है। वो गया था मेडिकल सीखने, कुछ नहीं, पहले जाओ ये सब वनस्पतियां लेकर आओ, ठीक है, इसको लेकर आओ जंगल में। वो सोच रहा दवाई कब बनाना सिखाएंगे, वो तो बताते सही है, पहले लेके तो आओ, फिर दे देते, इसको कूटते रहो। वो भैया दिन भर उसका कोई काम नहीं है, वो सोच रहा है कब बताएंगे हमको, नहीं तुम कूटो, बस दवाई कूटो। कपड़ा सिलने, मैं पहली बार जब टेलरिंग सीखने गया था, छोटा था तब, क्योंकि हम लोग को गरीबी थी तो उसके कारण कि एक और था कपड़ा सिलना सीख सकते थे, मैं उसका नाम भूल गया जिसके यहाँ गया था। तो वो क्या है, पहले मुझे याद है अच्छे तरीके से क्या करना पड़ा। उसके यहाँ गए तो उसने वो सब छोटे छोटे ऐसे कपड़े रहते हैं, वो बोलता है कि इसको इधर करना, इसको उधर। दिन भर में वही करता था, वो सारे कपड़े इधर का इधर, इधर का इधर, इधर इधर, बस और कुछ काम नहीं है। और फिर दोपहर में हो गया समोसा चाय खिला दिया, फिर कपड़ा इधर उधर करो, बस 2-4 दिन वो सब कर लिए तो एक बटन दे दिया, ये बटन लगाओ। मैं भैया भी बटन लगा रहा था, इधर से उधर, इधर से उधर, और कुछ काम नहीं है। फिर उसने दिया नाड़ा अंडरवियर वाला, बोलते हैं इसको सिलो। अब भैया वो नाड़ा खाली सिलाई, वो पहले दिन से ही काम दे दिया हमको, ठीक है। हमको लगे कि यार कब हमको बताएगा कपड़ा कैसे काटना है, पैंट कैसे सिलना है, शर्ट कैसे सिलना, कुछ नहीं है। आप नाड़ा बस, तो जो पैजामा का नाड़ा आप सिलो, 10-5 दिन उसको सिल लेंगे आप। फिर बोलता है काज बनाओ शर्ट का, वो नहीं, उसके पहले वो दूता है, हाँ नीचे वाला, जैसे पैजामा है उसका है ना, उसको धागे से ऐसे करो, हाँ तुरपाई करो, बस तुरपाई करो। फिर वो हो जाएगा तो फिर देता है काज बनाने को कि काज करो, तो धीरे धीरे काज करते हैं। उसके बाद नंबर तो क्या हो रहा है इसमें, हम बोलेंगे वहां जाकर नहीं मुझे कपड़ा नहीं करना है, मुझे तो सीधे तुम शर्ट बनाना सिखाओ, बताओ पहले कैसे होगा भाई। तो अभी तो भौतिक जगत में भी ऐसे ही करना पड़ रहा है, ठीक है। अब ज्ञान के मामले में हमारा क्या रहता है, हम आ गए सीधे मानव व्यवहार दर्शन। हमको अभी कोई कपड़ा अपना सामने सीधे। और हमारे गुरु कौन है, श्री ए नागराज जी, वो हमारे गुरु, और मैं अध्ययन करने वाला, बुक तक शुरू। अब कैसे करेंगे, आपके गुरु हो भी सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है जैसे आप सोच रहे हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा, कैसे वो किताब को पढ़ लेंगे। अरे भाई बहुत सारे लोग हैं, 20-50 लोग हैं ऐसे जो 20-20 साल लगाए हैं, और वो भी अभी भी उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनके साथ कुछ आपको बैठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा क्या कह रहे। तो लेकिन ये तभी शुरू होगा जब आपके अंदर ये हो जाए कि मुझे समाधान समृद्धि से जीना है, तब तो मेरे लिए कुछ अंदर पात्रता बनेगी, श्रवण के लिए जाऊंगा, है कि नहीं। नहीं तो मैं श्रवण के लिए जाऊंगा ही क्यों।
आपको सिलाई करनी ही नहीं है तो आप टेलर मास्टर के जाएंगे क्यों? है कि नहीं? आपको कुछ करना है, आपको आयुर्वेद सीखना ही नहीं, डॉक्टर नहीं बनना, तो क्यों जाएंगे प्रैक्टिस करने? आपको गाना नहीं सीखना तो जाएंगे क्यों? और यदि आपको गाना सीखना है तो फिर बोला झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाओ, उसके बाद ही गाना सीखेंगे। अब उसके ऐसा नहीं कि आपको ऐसे झाड़ू लगवा रहा है, एक्चुअली वो गाना सीखने के लिए वो कुछ चीजें चाहिए, वही कर रहा है, आपका अभ्यास करवा रहा है कि आप पहले मेंटली तैयार हो जाओ। ठीक है, तो ये सब तो था पहले। यहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी था, ऐसे एंट्री नहीं हो जाएगी, चले गए, प्रवेश द्वार पे द्वारपाल रहता है। प्रवेश द्वार का मतलब है कि आपको प्रवेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए एक द्वार बनाया गया। द्वार के अंदर ऐसे नहीं जा सकते हैं, वहां प्रवेश द्वार पे एक द्वारपाल खड़ा है। ठीक है, द्वारपाल देखेगा कि भाई आप जाने लायक हैं अंदर या नहीं। जैसे आज आई कार्ड होता है, ऐसे टैप करते हैं, उस समय ये सब नहीं है, वो बातचीत करता है, आप इसके योग्य भी हो अंदर या नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय में जाने के लिए एक एंट्री गेट है, वहां पे आदमी खड़ा है, बताइए, वो पहले पूछता है आपसे। ठीक है, अगर आपने सब ठीक ठाक बताया, एडमिशन, आप अंदर चले गए, आपका एडमिशन हो गया। उसके पहले एडमिशन ही नहीं होगा, बाहर जाओ। है कि नहीं? ऐसे थोड़े, और लोगों को मालूम है कि उसमें एडमिशन लेना आसान नहीं है, आपको भी कोई तैयारी चाहिए, वहां जाके सीखना है उनसे। आप भी अपने को तैयार करो थोड़ा। आप सोच रहे हो आप अपने को तैयार मत करो और दूसरा आपके लिए पूरा जी जान लगा देगा, कैसे लगा देगा जी? उसका टाइम ऐसे ही व्यर्थ जाएगा क्या? भाई किसी के पास है, वो भी अपना समय क्यों लगाएगा आपको? तो जो वहां गुरु बैठे हैं उसके लिए फिर कोई भी, चाइना से आदमी पैदल चल के जा रहा है, और अलग अलग जगह सेंटर, लोग कोचिंग सेंटर खोल के बैठ गए एंट्री के लिए, उस समय से कोचिंग चल रहा है। मतलब कुछ लोग ये हैं जो वहां पे पढ़ पढ़ा के आए और अपने देश वालों को तैयार करने के लिए अलग जगह, वहीं पे स्टूडेंट को बताते कि क्या है, आ सकता है, क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे, पूरी तैयारी करवाते हैं। वो बेचारा 3 साल 4 साल मेहनत करके तैयारी करता है। ठीक है, 3-4 साल मेहनत करके तैयारी करता है, तब वो जाता है, तब वो द्वारपाल से बात करने योग्य है। श्रवण तो बाद में होगा उसका, अपने गुरु से मिलेगा तब, अभी द्वारपाल से बात करो। तो 3-4 साल लगाया, और सच में लोग लगाते थे, बहुत मेहनत करके 3-4 साल लगाया। फिर वहां गए, द्वारपाल फिर पूछता है। अब उस हर बार तो सबके लिए प्रश्न उसका अलग ही होता होगा, पूछता है, बातचीत हो गई, सब हो गया, उसको लग गया ये जाने लायक है, एंट्री दो इनको, किनके पास जा सकते हैं। फिर उसके बाद उसकी एडमिशन होगी और जाके अध्ययन करेगा। तो वहां चले गया गुरु के, तो क्या करेगा? कुछ भी कर देगा, बोलेगा ऐसे है ऐसे है। नहीं, आपको श्रवण करना है, बैठिए, ये जो बताया गया पहले उसको सुनिए। समझ रहे हो ना? ये सिस्टम बहुत पहले से है, ये सब यही सब सिस्टम है, अभी भी हर जगह है। मेडिकल कॉलेज में जाना है आपको, बैठ करके किसी प्रोफेसर को सुनना है कि भाई शरीर की क्रियाएं कैसे काम करती, ताकि आप डॉक्टर बन जाओ। क्या करोगे आप? ऐसे चले जाएंगे, आपको सुनाने लगेगा कि देखो शरीर में ये होता है ये होता है। किसी को बैठ के क्लास में सुनाने का, कैसे सुनेंगे आप बताइए? कैसे सुनेंगे? थोड़ा कुछ तैयारी है ना, तभी तो मेडिकल। आज भी एंट्रेंस हो रहा है, बस उसके एंट्रेंस के तरीके बदल गए। आपको डॉक्टर बनना है तो जो वहां पे डॉक्टरी सीखा है वही तो सुनाएगा, कि आप कैसे भी किसी सुन करके अपने से। नहीं तो आप ला, किताब तो भरी पड़ी है, लाओ खरीद के पढ़ो। लेकिन लोग जा रहे हैं, ये तो बहुत सामान्य चीजों में किया जा रहा है, आज भी किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। तो हमको कोई चीज श्रवण करना है तो सुनना, मतलब सुनाने वाले की पहचान होना, ये भी तो चाहिए। सुनाने वाले की पहचान नहीं है, हम खुद ही पढ़ेंगे खुद ही सुनेंगे। पढ़ना भी सुनना ही होता है, हम खाली सुन रहे हैं, सुनाने वाला कहाँ है?
भाई कोई नहीं तो फिर संबंध कैसे बनेगा, फिर कृतज्ञता का भाव क्या होगा, ये तो सब बहुत सारी कहानी है, फिर आगे बढ़ेंगे कैसे। तो ये सब सारी बातें रहती हैं, और सामान्य जिंदगी में भी लोगों को ये सब पापड़ बेलने ही पड़ रहे हैं। आज भी अगर आपको हार्वर्ड जैसे अगर लगता है कि हार्वर्ड के प्रोफेसर बहुत अच्छे होंगे, अगर हमको इकोनॉमिक्स बड़ा अच्छा करना है तो हार्वर्ड है, MIT है, शिकागो यूनिवर्सिटी है, या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, आपको ऐसे एंट्री मिल जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी बताइए? आपका नहीं है उस जगह पढ़ा, आप यहाँ पे जा सकते हो इकोनॉमी, वहां नहीं जा सकते, क्योंकि जो बताने वाला उसको सुनने के लिए भी तो आपको कोई चाहिए भाई, वो बताएगा कब? तो आपको एंट्री नहीं देते हो, पहले आप पूरा लगा के आओ तो बहुत अच्छा होता है, तब उसको मिलते हैं और आराम से फिर वो बताते हैं। बताते तो उसका बच्चों पे प्रभाव ही पड़ता है। जो यहाँ सामान्य जगह इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और जो वहां पढ़ रहे हैं एक अलग ढंग से पढ़ते हैं। अच्छा बुरा की बात नहीं कर रहा हूं अभी, उससे क्या हो रहा है वो अलग विषय, लेकिन सेटअप तो है। आज आपको ऐसे एंट्री नहीं मिल रही है। तो कुल मिला के भैया यही है, थोड़ा बहुत तो आपको लगाना श्रवण के लिए, हमारे को अपना आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरा मन कैसे बने कि मुझे इसको सुनना है, तो स्व मूल्यांकन करिए। पहले अपना मूल्यांकन तो करिए कि आप कहां खड़े हैं, आपको किस बात के लिए सुनना है। आपको जीना है सुविधा संग्रह से, जीना कैसे है? सुविधा संग्रह से। तो श्रवण कैसे होगा? क्यों हो जाएगा श्रवण? आपका श्रवण होगा। आपको डॉक्टर बनना ही नहीं है, आपको डॉक्टर से कोई लेना देना नहीं है, आप बैठ गए मेडिकल कॉलेज में सुन रहे हैं, सुन पाएंगे? कैसे सुनेगा आदमी? समझ रहे? तो ये इतना आसान नहीं है सुनना। फिर तो हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रही है? तो जो हाँ भैया ये जानना था, साक्षात्कार, अवधारणा बोध और अनुभव, ये तीनों में डिफरेंस क्या है? साक्षात्कार मतलब जो कल्पना है, कल्पना ही ताकत है। ज्ञानोदय होने के लिए मानव जीवन में एक ही ताकत है, वो क्या है? आशा विचार इच्छा का संयुक्त स्वरूप। इसी से हम आज भी समस्या खड़ा कर रहे हैं और उसी को लगाकर हमको कहीं और ज्ञान होना है। तो ज्ञान होने की जो पहली स्थली है वो है साक्षात्कार। साक्षात्कार में हो रहा है कि जो कल्पना है उसमें जब अर्थ समाया, पहले हमने श्रवण किया, शब्द का अर्थ सुनने के बाद हमारे अंदर मनन की प्रक्रिया हुई, इसका मतलब विचार पूरा लग गया, उसके अंदर तीव्र इच्छा आ गई, आशा विचार इच्छा पूरी तरह से सेट हो गई। अब वो क्या करता है कल्पना? अब अपनी ताकत को लगाता है। तो उसने ये जो सह अस्तित्व है इसको समझने के लिए लगाया, और करते करते एक समय कल्पना में थोड़ा, अभी पढ़ेंगे तो थोड़ा ऐसा है तो ऐसे है, ऐसे है, थोड़ा थोड़ा करते करते परिमार्जन होता जाता है। हमारे तर्क में थोड़े बदलाव आते हैं, हम उसके जो कनेक्शंस हैं वो बदलते जाते हैं थोड़े 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 थोड़े। एक समय आता है कि जैसा वस्तु है वैसा ही कल्पना में सेटिंग हो गई, एज इट इज। ठीक है? तो बदलते बदलते बदल गया तो क्या आ गया कल्पना में? कल्पना में वही सेटिंग आ गई जैसा कि वस्तु है। जो ही ये सेटिंग आती है जीवन में साक्षात्कार हो जाता है, जीवन उसको देख लेता है साक्षात। इस जगह वाले पे, इसमें अब जीवन ने देख लिया भाई ये सह अस्तित्व है। ठीक है? तो देख क्यों रहा है? क्योंकि पहले कल्पना सेट हो रही है, अब साक्षात्कार हुआ तो ये चीज यहां वाली है, इसमें डिपॉजिट हो जाती है, उसको बुद्धि स्वीकार कर लेता है। ये स्वीकार कर लिया, इसका नाम है अवधारणा। जीवन में अवधारणा हो गई, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। जैसे गर्भ में बच्चा होता है, ऐसे ही समझो जीवन में ज्ञान धारण हो गया।
अभी बाहर नहीं निकला है, प्रकट नहीं हो सकता वो ज्ञान, लेकिन अंदर गर्भ में आ गया, एक चीज आ गई उसके अंदर, समझ रहे? फिर ऐसे अब तो कल्पनाशीलता क्या लगी हुई है अध्ययन करने में, तो हर एक चीज का क्रम से अध्ययन करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो साक्षात्कार होता जा रहा है। जो भी साक्षात्कार होगा वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा? बुद्धि में डिपॉजिट। तो इसका नाम है, बुद्धि में जो स्वीकृति हो रही है साक्षात्कार पूर्वक, अवधारणा होती जा रही, अवधारणा होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही, होते 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 इसमें जितना सत्य चाहिए, स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य, पूरा सत्य कहां आ गया? बुद्धि में। बुद्धि में पूरा सत्य, इसमें क्रम से जा रहा है, लेकिन डिपॉजिट कहां हो रहा है? ज्ञान सत्य डिपॉजिट हो रहा है अवधारणा में। जब पूरा हो गया उस समय अब संकल्प हो जाता है कि मुझे प्रमाणित करना है, प्रमाण देना है इसका, क्योंकि एकदम जो उसके गर्भ में आना चाहिए एकदम रेडी है। समझो, आपको हर एक एनालॉजी का अपना एक लिमिटेशन होता है ना, जो भी उपमा देते हैं वो थोड़ा उसका एक लिमिटेशन, लेकिन समझो गर्भ में बच्चा एकदम परिपक्व हो गया, एकदम रेडी है, तो नाउ अब क्या होता है? उसको प्रमाणित करना है, तो बाहर आएगा, देखेगा संसार को, ज्ञान या बच्चा। तो अब देखे कैसे ये अनुभव, तो जब संकल्प हुआ तो अनुभव पूर्वक ये क्या होता है? अब प्रमाण देने लगता है, लेकिन अनुभव के लिए क्या हो रहा है? इसमें पूरी वस्तु आनी चाहिए। जब तक अच्छा पूरी वस्तु आ गई तो ये तो देखने वाला चीज है ही, तो जब जो ही इसमें पूरी वस्तु आ जाती है ये आत्मा को पहचान लेता है, इसका प्रत्यावर्तन हो जाता है बुद्धि का। तो पूरी वस्तु आ गई, प्रमाणित होने का संकल्प हो गया, तो इस अब प्रमाणित होना है, जैसे इधर प्रमाणित होना है तो इधर प्रमाणित होना है, तो मन का प्रत्यावर्तन हो गया, समझ रहे ना? अब इसमें पूरा सत्य भी आ गया, इसको भी प्रमाणित होना है, तो प्रमाणित होना है तो इसका क्या हुआ? प्रत्यावर्तन हो जाता है। अब ये किसको पहचान लेता है? आत्मा को। तो भैया जब तक अवधारणा बोध पूरा नहीं होता, हाँ, तब तक बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं होता। नहीं होगा। अवधारणा पूरा होने के बाद ही बुद्धि का प्रत्यावर्तन होगा, और इसके लिए यहां से हर समय काम होता जा रहा है। इसलिए अध्ययन एक क्रमिक प्रक्रिया है। अभी भी आपका श्रवण चल रहा है, अच्छा जब अनुभव हो जाएगा तो प्रमाणित क्या करेंगे? अनुभव पूर्वक आपके कर्मों में एक सूत्रता हो जाती है, जो कि आपने पहले से बैठा कर रखा था। अनुभव पूर्वक आप समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को प्रमाणित कर सकते हैं, जो कि आप पहले से बैठा कर रखे थे। अनुभव पूर्वक मानव के साथ न्याय, धर्म, सत्य, नियम, नियंत्रण, संतुलन, प्रकृति के साथ प्रमाणित कर सकते हैं, जो कि आपने पहले ही बैठा था। अनुभव पूर्वक आप स्व पुरुष, स्व नारी, स्व धन, दयापूर्ण कार्य व्यवहार पूर्वक जीकर परिवार व्यवस्था, अखंड समाज में भागीदारी करते हैं, राइट? जो कि आप पहले से ही उसका प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है ना? ये सब तो पहले से ही बैठा था। अब क्या हुआ? वो पूरी तरह से जीने में यहीं से शुरू हो गया, लेकिन उसका पूरा प्रमाण कब मिल रहा है? अनुभव से। इसलिए अनुभव होता है, ये इसका सीक्वेंस है, ठीक? साक्षात्कार, अवधारणा, अनुभव, 3 स्टेप्स है भैया। एक तो स्मरण को स्पष्ट करने, स्मरण कहाँ रहता है? चित्त के चित्रण भाग में। स्मृति को रिप्लेस करता है। हाँ, स्मृति को रिप्लेस करता है। स्मृति को कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, रिप्लेसमेंट करना ही नहीं है। जो आपका स्मरण हो काल्पनिक है, एक्टिव रोल है इसमें। जीवन में चित्त में एक्टिव रोल है। पूर्व स्मृतियां मतलब बैठी हुई है पैसिवली, ये नहीं है। आपको स्मरण, एक तरह से स्मरण कहेंगे इंग्लिश में रिमेम्बरिंग, याद रखना, स्मरण। और जब स्मृति थोड़ा कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मेमोरी का मतलब क्या होता है? बैठा हुआ है। ये मेमोरी
मेमोरी नहीं है खाली, रिमेम्बरिंग, आपको रिकॉल कर सकते हो, एक्टिवली रिकॉल करना है, ठीक है। तो ये जो स्मृतियां रहती हैं पूर्वाभ्यास के कारण हमको पता नहीं चलता, लेकिन सिचुएशन आता है हम पे हावी हो जाता है। हमको तो यही नहीं पता था कि हमारे अंदर ये सारी स्मृतियां हैं, वो कब पता चल रहा है? कोई गहरे में भय बैठा हुआ है, हमको ऐसे थोड़ी पता है, हमको तो लगा सब कुछ ठीक है, हमको तो कोई भय नहीं है। अचानक से कुछ हुआ तो याद है मैं डर जाता हूं। क्यों डर गया? सामान्य दिनों में हमको कोई भूत का याद नहीं आता है, बचपन में किसी ने बता दिया है। अब जब अंधेरा आ गया सामने और मैं अकेले हूं, अचानक से मेरे दिमाग में आ गया, अब मैं डरता हूं भाई, क्योंकि आपके मेमोरी में वो बैठी हुई है। स्मृति में भूत बैठा हुआ है। भूत कहां रहता है? भूत कहां है? भूत मतलब पास्ट। पास्ट कहां है? वही तो मेमोरी है। और भूत से होने वाला भय वो कहां है? वो भी उसी में बैठा हुआ है, पास्ट में ही, आपके कल्पना में है। तो भूत भी है, भय भी है। भूत के साथ ही भय है। वर्तमान हो तो कौन भय रहे? है कि नहीं? वर्तमान के साथ किसको भय लगता है? वर्तमान में तो विश्वास होता है। वर्तमान में विश्वास और भूत में भय, इसलिए भूत से हम भयग्रस्त रहते हैं। नहीं रहते हैं भूत से भयग्रस्त। भूत कौन होता है? जो पहले रहता है वही भूत है। कहां रहता है? कल्पना में रहता है। भय कहां लगता है? कल्पना में ही लगता है। कल्पना ही भयग्रस्त हो जाती है भूत से। क्यों? क्योंकि कल्पना में भूत है कि नहीं? कल्पना में भूत है, इसलिए कल्पना डर जाती है, कल्पना ही भयग्रस्त होती है। जी। हेलो भैया, रिकॉल होता है वही स्मरण है। हाँ, पर और क्या स्मरण है वो रिकॉल होगा? हाँ, जैसे मान लो मुझे समझ में आया, किससे समझ में आया? मुझे आदरणीय नागराज जी से समझ में आया, रिकॉल नहीं करता हूं, स्मरण तो कर ही रहा हूं। क्या उन्होंने समझाया था? उन्होंने ये समझाया था, इसका अर्थ ये है। तो हमको शब्द शब्द का अर्थ के स्वरूप में वस्तु रिकॉल होते रहते हैं। यही तो है स्मरण। भाई हमने कोई अर्थ समझा, अर्थ भी समझा, और अर्थ जिससे समझा वो, भाई अर्थ अपने से तो आया नहीं था मेरे अंदर। कोई भी आपको अर्थ समझ में आया अपने से आया था क्या? किसी मानव से आया। तो अर्थ समझ में आया तो वो मानव भी तो आया हमारे सामने जिससे आया था। पता चला अर्थ आ गया और मानव छूट गया। ऐसा भी हो जाता है अध्ययन करने वालों में। अर्थ तो, शब्द का अर्थ तो पकड़ में आ गया, मानव ही नहीं याद है। तो कृतज्ञता किसके प्रति? शब्द के प्रति। भाव कैसे आएगा? अब मानव छूट गया तो भाव कैसे आएगा? भाव के लिए तो अर्थ के साथ कोई व्यक्ति भी तो है, जुड़ाव। कृतज्ञता क्या है? परस्परता में प्रभाव का फल है। हमारे सामने परस्परता है ही नहीं, तो भाव कैसे आएगा? जबकि आता है अर्थ मानव से ही, और कोई तरीका नहीं है, लेकिन वो मानव हमारे स्मरण में नहीं है। ठीक है, वो स्मरण में नहीं है, तो इसलिए हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव भी नहीं आता है। स्मरण पूर्वक पहले तो अध्ययन करना है। तो हमने कहा कि अधिष्ठान की साक्षी में, अनुभव की रोशनी में स्मरण पूर्वक। अब आपको स्मरण पूर्वक ही क्रिया करना है, स्मरण पूर्वक ही प्रक्रिया करना है, स्मरण पूर्वक ही प्रयास होता है। अगर आप श्रवण करने जाएंगे तो कैसे करेंगे? आपको स्मरण लगेगा, है ना? बिना स्मरण का श्रवण होगा? मान लो आप भी पढ़ा, भूल गया, एक परिभाषा आया, भूल गया, स्मरण में ही नहीं गया, फिर हर बार सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन होगा? तो जीवन में स्मरण पहले से बैठा है।
क्या करता है? जो आप श्रवण करते हैं उसको होल्ड करके रखता है। स्मरण है ये कैसे पता चलता है? आप रिकॉल कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं इसलिए आपके अंदर स्मरण है। तभी तो पता चला। जैसे मैं रिकॉल ही नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसको याद नहीं कर पा रहा हूं, स्मरण है, विस्मृत हो गया। विस्मृत हो जाता है कि नहीं चीजें? तो ऐसे विस्मृत हो जाता है। तो स्मरण का मतलब कोई फ्रेश, भले ही आपने पास्ट में किया है लेकिन वर्तमान समय में फ्रेश बना हुआ है, ये स्मरण है। हम सब सफर कर रहे हैं, किससे सफर कर रहे हैं? स्मृतियों से। हमारे सारे लड़ाई झगड़े, द्वेष, ईर्ष्या, दुख, पीड़ा, युद्ध, कुछ भी देख लो, जो भी चल रहे हैं किसके आधार पे चल रहे हैं? स्मृतियों से जी। आदमी स्मृतियों की तो लड़ाई है, जबकि स्मृतियां क्या है? वर्तमान में व्यवस्था के साथ जीने के लिए। आपको हमेशा याद रहे कि भाई पदार्थ अवस्था का रूप, गुण, स्वभाव, धर्म क्या है, ये आपके स्मरण में बना रहे, है कि नहीं? ये सब चीजें हैं, हम कहाँ रिकॉल कर पाते हैं। अब क्या होता है कि जो अभी स्मृतियां रहती हैं हमारे सामने फोर फ्रंट में नहीं है, लेकिन अंदर दबा पड़ा है। हम वैसे तो स्वपुरुष स्वनारी में हैं, लेकिन कोई स्थिति आ गई, परिस्थिति आ गई, सामने कोई व्यक्ति आ गया, उसमें हमने सुंदरता की कोई कल्पना बना ली है, जो कि हमारे ट्रेडिशन से या हमारे जहां मेरी अपब्रिंगिंग हुई उसमें उन्होंने सेट कर दिया, सुंदर मानिए। और वही व्यक्ति आ गया और उसके कपड़े या पहनने का ढंग ऐसे हैं, उससे क्या हुआ? मेरा अभी ध्यान उस पर चला गया। ये कैसे चला गया? क्योंकि वो स्मृति हमारे अंदर बैठी है, जिसको हमने सुंदर माना है, जिसको हमने शरीर के साथ पहचाना हुआ है, तो वो बस स्लिप हो जाता है वहां पे। होता है कि नहीं? ऐसे हो जाता है। तो ये सब स्मृतियों से चल रहा है, ठीक है। स्मृति मान्यताओं, हाँ? स्मृति એટલે માન્યતાઓ, ભ્રમ जो बैठा के रखा। बस स्मृति में तो खाली मान्यता है। उसमें एक और चीज बताया था, शुभ की अपेक्षा भी है स्मृतियों में। लोगों ने बताया, हमने सुना, वो भी अपेक्षाएं रहती हैं स्मृतियों में। किसी ने बोल दिया वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब मनुष्य सुखी हो, बता दिया, हमारे अंदर बैठा हुआ है। एक अच्छी अपेक्षा है कि भाई सब मनुष्य सुखी होने चाहिए, धरती पे शांति होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी अपेक्षाएं हमारे अंदर बैठी रहती हैं। तो ये जो है पॉजिटिव स्मृतियां हैं। जैसे अभी लोगों ने कितना प्रयास किया श्रवण करने के लिए, तो उनको अभी सुनाया, आपको सुनाने से क्या गया? एक तो स्मृति ही तो है, देखा जाए तो लोगों ने जो पीछे प्रयास किया, अपने पास क्या है उसकी स्मृति, सामने तो कोई है नहीं करता हुआ, एक मेमोरी है कि भाई लोगों ने ऐसे ऐसे किया, है ना। उसको सुन करके क्या लगता है? अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलता है। तो ये स्मृति हमारे काम की ही हो गई, इसको यूज कर सकते हैं। उसी कुछ काम की नहीं भी है कि हमको केवल किसको सुनना है? जिसमें खाली ईश्वर ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है, केवल उसी बात को सुनना है और कुछ नहीं सुनना है। ये भी एक स्मृति में आ गया। अब मान लो ये हमारे काम का है कि नहीं, ये तो पहचानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ ले लेना। घर में है, मम्मी पापा ने हेल्प किया, ठीक है, हमारे लिए कुछ किया है, तो उसको स्मरण में हम बना के रखते हैं कि उन्होंने किया। उससे क्या होता है? हमारे अंदर अच्छी फीलिंग बनी रहती है, मानव के प्रति विरोध नहीं होता है। तो जिन चीजों से मेरा विरोध नहीं हो रहा है, जिन चीजों से मेरे अंदर अच्छी अपेक्षाएं डेवलप होती हैं, जिन चीजों से सकारात्मकता आती है, ऐसी चीजों को तो बना के ही रखना चाहिए। कोई हर्ज तो नहीं है उसमें।
ऐसी कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है। फिर मनन के लिए आपको एक मेजर काम है तर्क। मनुष्य को अभी तर्क करना नहीं आता है। तर्क क्या है? तर्क बहुत तरह से होते हैं। एक हमने एक काला कौवा देखा, ठीक है, एक तर्क है। दूसरा भी कौवा दिखा, वो भी काला है। तीसरा भी दिखा, वो भी काला है। सारे कौवे काले होते हैं। ये क्या है? एक तर्क है। एक आदमी ने मुझे धोखा दिया, किसी मेल ने मेरे को फीमेल को एक को धोखा दे दिया। दूसरे संबंध में गया, दूसरे में धोखा खा गया। सारे मर्द धोखा देते हैं। ये एक तर्क है। तर्क गलत भी हो सकता है, तर्क सही भी हो सकता है। तर्क तो कुछ भी कर सकता आदमी। एक पहाड़ था, उस पे धुआं निकल रहा था, मतलब पहाड़ गर्म होगा, क्योंकि जहां धुआं निकलता है वहां आग होती है। दूर से तो दिखाई दे रहा था धुआं निकल रहा है, तो आग होगी। आग होगी तो अभी तर्क से हमने बैठा लिया भाई। समझ रहे ना? तर्क कुछ भी हो सकता है। तर्क बिल्ली है, उड़ सकती है। बिल्ली है, उड़ सकती है। एक बिल्ली है जो उड़ सकती है। अरे क्यों नहीं कर सकता आदमी? तर्क तो है, हम बता है थोड़ी, तर्क दे रहे हैं आपको। मान लो एक बिल्ली है जो उड़ सकती है। अब मान लो एक बिल्ली है, उड़ सकती है, ठीक है। एक बिल्ली है, उड़ सकती है, और उस बिल्ली का नाम स्वीटी है। स्वीटी उड़ सकती है। एक लड़की है, उसका नाम स्वीटी है, जो कि उड़ सकती है, क्योंकि स्वीटी बिल्ली यदि उड़ सकती है तो ये क्यों नहीं उड़ सकती है? ये भी उड़ सकती है। एक तर्क है भाई। तर्क तो कुछ भी दे सकते हो ना। तर्क तर्क है ना। तर्क का क्या है? इसमें ज्ञान थोड़ी है। ये तर्क है आपका भाई। चिड़िया उड़ सकती है, उड़ सकती है। जिसके 2 पंख होंगे उड़ सकते हैं, ठीक है। एक परी है जिसके 2 पंख होते हैं, वो कहां है? हमारी कल्पना में। परी क्या करती है? उड़ती है। तर्क है कि नहीं? परी उड़ने वाली होती है। लीजिए, अब क्या करेंगे? हाँ, उसके बाद जादू की छड़ी भी होती है। ये सब तो कुछ भी कर सकते हो ना। तर्क से बैठा लिया भाई, हो गया। तो तर्क तो भैया बहुत तरीके से हो सकते हैं, और उल्टे भी हो सकते हैं, सीधे भी हो सकते हैं। तर्क कुछ भी कर सकते हैं। आम खाने से, आम बहुत बढ़िया होता है, ज्यादा खाएंगे तो पेट में दर्द होता है, मान लो गैस बनता है, ऐसा हो गया। या फिर मोटापा ठीक, या मोटापा होता है, मोटापा ठीक नहीं है इसलिए आम खाना ठीक नहीं है। ये एक तर्क है कि नहीं? मैं आपको तर्क बता रहा हूं कि कैसे तर्क लोग करते हैं। कुछ भी कर सकते हैं तर्क। आम क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि इससे मोटापा बढ़ता है, कैलोरीज ज्यादा रहती है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। तर्क यह है कि हमको पराठा, पूड़ी ये नहीं खाना चाहिए, डीप फ्राइड चीजें नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि मोटापा बढ़ता है। क्या करता है गेहूं? उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, वो आपका स्पाइक करता है और उसमें होता है। दूसरे ने बोला नहीं, आपको वजन घटाना है, पराठा ही खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिन चीजों को खा रहे हो उससे तो ग्लूकोज कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। आपके बॉडी को चाहिए एनर्जी, एनर्जी मिल नहीं रही है, आप तो मिलेट खा रहे हो। मिलेट में जो एनर्जी बॉडी को मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है, तो फिर क्या करेगा बॉडी? वो तो काम ही नहीं किया, तो वो कहां गया? डिपॉजिट हो गया।
इसलिए उनका मोटापा बढ़ रहा है। मिलेट से मोटापा बढ़ता है क्योंकि काम करने के लिए ऊर्जा ही नहीं मिल रही है। ऊर्जा के लिए तो उसको जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है वो मिलेगा तब ना काम करेगा। आपके पास तो एनर्जी नहीं मिल रही है, आप ऐसे चीज खाते जा रहे हो जो कि बढ़ा हुआ है। ये तर्क है। आपको कम खाना चाहिए, कम खाने से हमारा मतलब फास्टिंग जैसा होना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा मोटापा कम होगा क्योंकि हमने कम खाना खाया। दूसरा बोला नहीं, पेट भर के खाना चाहिए, अंदर से लेके एकदम ऊपर तक भरा होना चाहिए, तो ही आपका मोटापा कम होगा। क्यों? क्योंकि कम खाएंगे, मान लीजिए एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अंदर थोड़ा खाना रखा है और उसको हम दबाएंगे तो खाना कहाँ चला जाएगा, नीचे या ऊपर। अब बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इससे क्या हुआ, खाना नहीं पचा, खाना तो पचा ही नहीं। अगर मान लो पूरा प्लास्टिक भरा हो और दबाएंगे तो अंदर से बाहर आएगा, इसलिए आपका खाना पचेगा। तो जिसको मोटापा कम करना है वो पेट भर कर खाए तो ही वो काम करेगा। अभी जो दे रहे हो वो किया और इधर चला गया उधर चला गया तो ये तर्क है। मैं आपको खाली तर्क बता रहा हूं, तर्क तो मैं कुछ भी कर दो भाई, तर्क तर्क है कि नहीं? तो आपका मोटापा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप फास्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि शरीर को ऊर्जा ही नहीं मिल रही है, वो जलाएगा क्या? ठीक है, उसका पच नहीं रहा है क्योंकि आप ठीक से नहीं खा रहे हैं। तर्क है कि नहीं है? देखिए ना, कितने तरह से आदमी तर्क दे सकता है। तो हम कैसे तर्क का सदुपयोग करें? हमारे पास भी है, क्या करूं मैं? तो तर्क का एक ही अभी सार्थक सदुपयोग ये है कि ये बैठाना कि समाधान पूर्वक जीना क्यों आवश्यक है। आज जो बोल रहे हो तर्क ही है भैया ने बोला था और अब मोटा का कम करने के लिए और लोगों ने बहुत काम किया, दोनों विधि है, मैंने तो सब देखा। एक विधि बता रहा है कि मतलब अगर आपको मोटापा कम करना है तो पहला है 2 ही चीज खाना है, एक गेहूं और दूसरा व्हाइट राइस। व्हाइट राइस और गेहूं से ही आपका मोटापा कम होगा। इसके अलावा जो भी खा रहे हो, मिलेट खा रहे हो, मोटापा बढ़ रहा है। ब्राउन राइस से मोटापा बढ़ता है। क्यों? ब्राउन राइस पकाएंगे, लंबा समय आप पकाकर देखिए, पकता नहीं जल्दी। खूब पकाने के बाद भी पूरी तरह से नहीं पकता है, नहीं पकता है, आपने देखा ही है। अब हमने ब्राउन राइस डाल दिया पेट में जाएगा, उसको तोड़ना है, लेकिन ब्राउन राइस क्या है, बहुत हार्ड है, वो टूट नहीं सकता है। लेकिन जो व्हाइट राइस होता है उसको पकाते ही थोड़ी देर में क्या होता है, गल जाता है। पेट में गया तो सुपाच्य कौन है, ब्राउन राइस या व्हाइट राइस? कौन सा सुपाच्य है? व्हाइट राइस। इसलिए अगर मोटापा कम करना है तो व्हाइट राइस खाना पड़ेगा, मोटापा बढ़ाना है तो ब्राउन राइस खाइए। क्यों? क्योंकि ब्राउन राइस खाएंगे वो पचेगा नहीं, उसको पचाने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, आपके अंदर कमजोरी आएगी, आप ज्यादा खाना खाओगे और पच भी नहीं रहा है, इसलिए सारा हो जाएगा बॉडी में डिपॉजिट। इसलिए आप ब्राउन राइस खा करके मोटापा बढ़ा रहे हैं। यह है तर्क। हुआ कि नहीं तर्क? गलत है तर्क? हाँ? तो इसीलिए, और ऐसे सभी पे लागू होगा। अगर आपको मोटापा घटाना है तो पहला चीज आपको ये समझना है कि गेहूं और व्हाइट राइस ये रोज खाना है। सुबह उठ करके आपको पराठे सब्जी जमकर खाना है, पेट भर खाना है।
मैं आपको बता दूं लगा जीवन विद्या। हाँ? भैया दूसरी शिविर में है ना, सब वजन बढ़ा के आएंगे। तो तर्क बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अरे वाह, नहीं आप समझ रहे हो ना, तर्क मैं बता रहा हूं कि तर्क कैसे काम करता है। तर्क है भाई, तर्क का ज्ञान से बहुत कम लेना देना है। आप इधर बैठाओगे तो इधर, और इधर बैठाओगे तो इधर। तो मैंने बताया तर्क आपके लिए एक चाकू है, कैसे यूज करना है आपको समझ में आना चाहिए। तर्क कोई ज्ञान नहीं है, आपके पास एक टूल है, उसको यूज करना है, ठीक है। उसको यूज कैसे करना है आपके ऊपर डिपेंड है, और उसको मैं बता रहा हूं यूज ऐसे करना है कि मेरे अंदर समाधान समृद्धि से जीने की इच्छा प्रबल हो जाए। उन सारे तर्कों को गढ़ना है कि क्यों इसी से जीना है। मैं आपको इतने सारे तर्क दिया कि आपको श्रवण के लिए कैसी तैयारी चाहिए। क्या किया? एक तर्क दिया। आपको अध्ययन के लिए बहुत सारे तर्क दिए। वो तर्क को मैं कैसे दे रहा हूं? शब्दों के साथ मैं तर्क प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, मुझे भी कुछ काम किया, लेकिन मैं बता कैसे रहा हूं? एक तर्क संगत विधि से बता रहा हूं। स्लाइड जो प्रेजेंटेशन किया उसमें एक से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। मैं पहले ही दिन आपको श्रवण नहीं बताया, पहले दिन तो अध्ययन ही बता दिया, ठीक है। फिर अध्ययन करते 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 श्रवण तक ले गए। ये पूरी प्रेजेंटेशन क्या है? एक तर्क है। लेकिन इस तर्क को हमने यूज किया अपने लक्ष्य को पाने के लिए। मैं उल्टा भी कर सकता था, पहले श्रवण ही बताता हूं, फिर मनन बताता हूं, ठीक है। ये भी कर सकता, वो भी एक तर्क होगा, लेकिन वो आउटकम आएगा कि नहीं आएगा वो मुझे सोचना है। मुझे जो अचीव करना है उसके लिए मैं तर्क करता हूं। मुझे अचीव क्या करना है? जीने में समाधान समृद्धि को अचीव करना है। समाधान को ही अचीव करने से, या सहअस्तित्व प्रमाणित हो, ये अचीव करना है हमको। तो इस अचीव करने के लिए हमको मानव चेतना संपन्न होना है, जीव चेतना से मुक्त होना है। तो सारे तर्क किसके लिए है फिर? जीव चेतना से मुक्त होकर के मानव चेतना में जीने के लिए। अभी हमारे तर्क होते हैं, हम तर्क क्या करते हैं कि हमको अभी आज मेरी स्थिति परिस्थिति अध्ययन की नहीं है। ज्यादा समय क्या कर रहा है आदमी? जीवन के विपरीत तर्क कर रहा है, शरीर के अनुकूलता में तर्क कर रहा है। कर रहा है, देखिए, शरीर की अनुकूलता बनी रहे इसके लिए उसके सारे तर्क हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सुविधा संग्रह छूट जाए। भाई हर काम करके अपने तर्क से वो बचा ले जा रहा है कि मुझे इसको बनाए रखना है, इसमें जाना नहीं है। ये कैसे उसने किया हुआ है? तर्क से किया हुआ है। खाने वाला मैं कभी और बताऊंगा, थोड़ा उस पर प्रयोग कर रहा हूं मैं तर्क से। कोई एक सेशन, और मुझे हेल्थ का काफी चीजें पकड़ में आ रहा है बाय द वे, बिना दवाई वाई का एक अलग ढंग से मैं करता हूं और देखता हूं, तो कभी बताऊंगा उस पर। पहले प्रयोग सिद्ध तो हो, सफल हो, फिर बताऊंगा आपको। 1 आध साल में सब दिखेंगे रिजल्ट, प्रमाण, फिर बताऊंगा, ठीक है। समझ रहे? तो तर्क कैसे करना है? तो ये तर्क है, ठीक है। लगाई भैया। जी, एक क्रिया प्रक्रिया प्रयास को स्मरण पूर्वक करना है, तो स्मरण को कैसे बढ़ाया जाए? प्रयास, हाँ, स्मरण को नहीं बनाना पड़ता है। जैसे जैसे आपको मान लो क्रिकेट का शौक है, तो आप क्रिकेट, जैसे कोई नया क्रिकेटर आता है तो उसका नाम याद हो जाता है आपको? याद भी रहता है, रहता है, हाँ।
कैसे रहता है याद? इंटरेस्ट है आपके पास। मान लीजिए आप कोई किताब पढ़ते हैं और उसमें मेडिकल की बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, आपका भी उसका फील्ड नहीं है, आपको याद रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। इंटरेस्ट नहीं। आप रास्ते से जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें देखते जाते हैं, कभी पैदल चलिए नई जगह पे, आप चलते जाते हैं, आप कोई चीज देख पाते हैं? ज्यादातर नहीं देख पाते। जो मेरा फील्ड का या मेरा व्यवसाय का होगा वही देख पाता लेकिन उसी बीच में आपके फील्ड का कोई चीज एग्जैक्टली, तो फिर क्या होता है? हूं। वो पकड़ लेता हूँ, आप तुरंत देख लेते हैं और देख लेते हैं और आपको याद भी रहता है कि ये वहां पे ये चीज हाँ। ऐसे ऐसे वैसा वैसा है। तो फिर आपको याद करने के लिए क्या करना पड़ा? इंटरेस्ट। बस जिस चीज की आवश्यकता है वो याद रहता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है भूलता जाता है। जीवन में भूलने का डिजाइन है। हम हजारों चीज हर दिन देखते हैं और हम भूलते ही जाते हैं। जितनी चीजें रोज देखते हैं उतना अगर मुझे याद हो जाए, जितनी बातें सुनता हूं उतना याद हो जाए, जीवन ओवरवेल्म्ड हो जाएगा, पागल हो जाएगा आदमी, उतना ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, उतना ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता। तो जीवन में वो सारी चीजें याद रहती हैं जिनको मैं सार्थकता के साथ देखता हूं, सार्थक हो ना हो, लेकिन जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लगता है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जिसको मुझे सार्थकता दिखती है, वो सारी चीजें मुझे याद रहती हैं। और जो हमको निरर्थक लगता जाता है वो भूलता जाता है। ठीक है, ये उसका तरीका है। बढ़िया। जैसे अभी आवश्यकता नहीं है तो रुचि ही नहीं है। रुचि इसलिए नहीं है कि आवश्यकता नहीं है, पर पता है कि यही होना ज़रूरी है। जैसे अध्ययन की बात कर ले हम, कि रुचि एकदम से आती नहीं है, क्योंकि जो भी हो और पता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो मतलब उसमें से शिफ्ट तो लेने के लिए फिर क्या करना रहेगा? हाँ, शिफ्ट लेने के लिए एक दो स्लाइड भी है उसके लिए, प्राथमिकता कैसे बने, और उसके लिए तो मैंने बहुत सारा वैसे बात कर दिया। कुल मिला के मेरे अंदर, अपने अंदर आपको देखना पड़ेगा कि मैं तृप्त हूं। देखो इसमें अपनी ईमानदारी है और कुछ नहीं है। अपने को ऑनेस्टी के साथ देखना पड़ता है कि जो कुछ उपलब्धि हुआ उससे मेरे जीवन में क्या स्थिति बनी। तृप्त है जीवन, अतृप्त है जीवन, ये तो हमको दिखता है ना। तो देन आपको ही ये तय करना है कि इतना जो किया उसको तृप्ति के लिए किया, क्यों नहीं हुआ। ठीक है, फिर श्रवण के लिए जैसे आपने भूल जाता है तो मैं हाँ एक और पूछा आपने, श्रवण बढ़ाऊं कैसे? तो बढ़ाने के लिए क्या होता है, कड़ियां रहती हैं। जैसे मैं बनारस का रहने वाला हूं, तो मुझे मेरा मान लो कहीं जन्म हुआ है बनारस में, तो मैं बोलता हूं बनारस में एक हॉस्पिटल है विश्वनाथ जी के पास, और वहां पे मेरा जन्म हुआ है। अभी मुझे विश्वनाथ जी के पास जो हॉस्पिटल है, मारवाड़ी हॉस्पिटल, आज के समय मुझे दिख रहा है। लेकिन कैसे दिख रहा है? मारवाड़ी हॉस्पिटल, विश्वनाथ जी का एक मंदिर दिख रहा है, वहां गोदौलिया चौराहा है, मैं भी देख सकता हूं सर। बगल में ये है, हमारे नाना जी का घर यहाँ है, इस रास्ते से जाता हूं तो बहुत सारे कनेक्शन है, डॉट्स हैं। उन सारे डॉट्स को जब जोड़कर देखता हूं तो वो मेरे अंदर स्थिर हो जा रहा है। वहां कोई गली ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस एक जगह गया, उसका हमने कोई नाम रख दिया विसनगर, चले आए। वो कोई याद करने की चीज नहीं है, इतना तो याद रहेगी। आप किधर लगाए थे वो आपको पता ही नहीं चलेगा, वो जगह आप लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो बनारस को लोकेट करने के लिए यही जगह है, यही जगह मारवाड़ी हॉस्पिटल है। क्या हम कर रहे हैं, उसके बहुत सारे कनेक्शन। बनारस एक डिस्ट्रिक्ट है, किस में? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश ना हो तो भी बनारस लोकेट करना मुश्किल हो जाए, तो फिर बनारस नहीं लोकेट करेंगे तो हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे कैसे? तो एक चीज को स्थिर करने के लिए बहुत सारे हमने कनेक्टिविटी बैठा दी। जितना बढ़िया कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा बैठता जाता है, वो चीज हमारे अंदर स्मृति में बैठता जाता है। कम कनेक्टिविटी रहती है तो तुरंत उड़ जाता है वो बात, ज्यादा रहता है तो
हम रास्ते में जाते हैं, ट्रेन में मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं लोगों को, हम बातचीत करते करते उनका नाम पूछ लेते हैं, वो नाम बता भी देते हैं, अपना भी बताते हैं, आते हैं, 1-2 दिन बाद क्या लगता है, उनका नाम याद रहता है, भूल जाता है। लेकिन हमारे बच्चे का नाम है, हमको भूलता है, उनका नाम तो भूल गया। तो हमारे अंदर ये स्मृति में क्यों नहीं बैठी रही? क्योंकि वो सारे कनेक्शन नहीं है, हम उसको बार बार अलग अलग एंगल से रिलेट करके नहीं देख पा रहे हैं। मान लो हमारे सामने बच्चा हो और मेरे सारे कनेक्शन टूट जाए, अंदर मेधस के कारण कनेक्शन टूट जाए, मैं पहचान पाऊंगा? तो एक बच्चा भी कैसे पहचान में आ रहा है? बहुत सारे उसके कनेक्शंस हैं, उसके कारण वो हमारे अंदर बना हुआ है। तो कनेक्शंस को डेवलप करना पड़ता है। जितना स्ट्रांग कनेक्शंस आप बैठाएंगे, एक दूसरे का जुड़ाव, उतना ही ज़्यादा आपकी मेमोरी में स्थिर हो जाएगा। भैया आप यहाँ पे भैया, जैसे कि हमने परिचय शिविर की तो उसमें बहुत सारे डॉट्स क्रिएट हुए, और अभी जब आप पढ़ा रहे हैं तो मैं उसको कनेक्ट कर पाती हूँ, यानी वो डॉट्स से मेरी स्मृति में अच्छे से बैठे हुए हैं। तभी कनेक्ट करने के लिए हम, हाँ, परिचय शिविर हमने कुछ सुना है इसलिए यहाँ पे काम करता है, उसके आगे गए, उसके आगे गए, तो धीरे धीरे वो सारी कनेक्टिविटी के कारण ही सुन पाते हैं। अगर ये पहला ही दिन होता, आज आप पहली बार ही सुन रहे होते, तो कैसे होता? आप तो अभी समझ भी नहीं पा रहे होते। तो हमारे अंदर बहुत सारे पहले से डॉट जुड़ गए, उन सारे डॉट से जुड़ने से कुछ और क्लैरिटी आ जा रही है, क्योंकि उसके और भी कनेक्शंस हैं, वो जुड़ जा रहे हैं, तो समझ में आ रहा है। ये तो होता ही है, ठीक है। तो कनेक्शंस हैं, कनेक्शंस को बैठाने पड़ते हैं, उसी से फिर मेमोरी स्ट्रांग होती जाती है। अभी भी हम लोग, बहुत सारे लोग मेमोरी पे काम करते हैं ना समाज में, जो स्कूल वगैरह में, कि हम उनको पीरियोडिक टेबल 1 मिनट में सिखवा देंगे, उनको ये कर देंगे, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, पूरी मेमोरी की टेम्पल होती है। लोगों को कुछ भी बोलाओ, 20 नाम बोलते जाओ एक के बाद दूसरा, वो बोले होते 20 नाम एक क्रम से बैठा देता है। वो क्या करते हैं, जैसे 20 नाम बताया तो उन्होंने क्या किया, पहले जैसे यहाँ पे मान लो 20 दरवाजे हों, एक एंट्री पॉइंट है, उसके ऊपर गए वहाँ, फिर उसके सीढ़ी पे गए, एक लगा दिया, फिर यहाँ आ गए दूसरे मंजिल पे, फिर मेरे ऑफिस में बैठा दिया, फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ एलिवेटर में, यहाँ आ गया, फिर इस दरवाजे पे आ गया, उस दरवाजे पे चाय वाले के बाद, ऐसे हमने 10 दरवाजे बना दिए। आपने बोला रामू, पहला शब्द मैंने बैठा दिया, कहाँ बैठा दिया? उसको पहले डोर पे, एंट्रेंस पे। बोला श्यामू, तो दूसरे में बैठाया। अब मुझे रामू सामू का मतलब नहीं है, मेरे पास क्या हो गया, डोर नंबर 1, डोर नंबर 2, फिर सीढ़ी पे बैठा दिया एक को, हरी आ गया। मान लो एकदम अलग नाम हो, मान लो एक जैक्सन आ गया उसमें, फिर रहमान आ गया, फिर नदाव आ गया, ठीक है, कुछ भी नाम आते जा रहा है जो आपने सुना भी नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, नदाव याद नहीं करना है, आपको तो ये याद करना है कि भाई रामू गेट पे, मतलब रामू है तो रामू के साथ एक गेट पे है, श्यामू फिर दूसरे गेट पे है, वो तीसरे गेट पे जैक्सन, फिर ऊपर गए तभी नदाव बैठा है या रहमान बैठा है, आगे गए एलिवेटर के अंदर तो नदाव था वहां पे, ठीक है। अब गेट पे आ गए कोई तीसरा, अब बताना है आपको, तो आपको अब नाम याद खाली नहीं रखना है, क्योंकि आपको ये तो पहले से पता था कनेक्शन, ठीक है, आपने सब जगह बैठा दिया उसको, तो इससे याद रहेगा कि नहीं। अब कोई पूछे बताओ पहला नाम कौन बताया था, कोई पूछे 5वां नाम कौन बताया था, तो मान लो 5वें नंबर पे एलिवेटर है, ये हमको पहले से पता है, हमने पहले से सिस्टम बना रखा है अपने अंदर कि 5वां नंबर मतलब एलिवेटर। मान लो हमने 118 ऐसे दरवाजे बना दिए, 118 पॉइंट बना दिए अपने मोहल्ले में, मैं रोज आता जाता हूँ हर जगह, और उसमें 118 पॉइंट बना दिया। कहीं पेड़ है, कहीं घर है, कहीं उस पे घर के ऊपर एक झंडा है, ये है वो है, सब कर दिया। कोई बोला हाइड्रोजन, उसको घर पे बैठाया, बोला हीलियम झंडा पे बैठा दिया, नाइट्रोजन पेड़ पे बैठा दिया, ये यहाँ बैठा दिया, और सबको एक क्रम से बना दिया, समझे आप। अब क्या हुआ, उसके बाद बोला पीरियोडिक टेबल याद करना है, तो उसको हाइड्रोजन घर में और हीलियम दूसरा वाला झंडा पे,
और आपने उसको एक सीक्वेंसिंग बना रखी है। अब उसको झंडा और हीलियम, झंडा है दूसरे नंबर पे, हीलियम होगा 2, घर है पहला नंबर पे, हाइड्रोजन होगा 1। अब उसका पैसा छाप रहे हैं। क्यों? उनको एक सीक्रेट मिल गया है, सीक्रेट मिल गया है, मेमोरी कैसे काम करती है। यही सब चलता है कि नहीं चलता है? टेक्निक बता रहा हूं आपको। ब्रेन व्रेन कुछ नहीं करता, जीवन ही सब करता है। हाँ ठीक है ना, आप समझ में आया? लेकिन इसमें भी मेमोरी बिल्ड करने के लिए हमने क्या किया? कनेक्शन। एक ऐसा चीज, आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे आप हर दिन परिचित हैं। आपने 120 डॉट्स बना दिए, उसमें 118 डॉट्स बना दिए और हर जगह 1 को बैठा दिया, और 120 आपको पता है कि नंबर 1 कौन है। वही चीज बनाइए, वही चीज बनाइए जो आपको एकदम से पता है। वो कुछ भी हो सकता है, आपका क्रिकेट का फील्ड हो सकता है, आपके मोहल्ला हो सकता है, ये ऑफिस हो सकती है, कुछ भी, आपके क्लासरूम हो सकता है, स्कूल हो सकता है। जिसको आप अच्छे से विजुलाइज कर पा रहे हैं, उसको हर एक को, एक को दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, और सबका नंबर याद रहना चाहिए। समझ रहे हो? ये एक अंदर बना के, अब कैसे भी आवे आपके सामने, जो ही आपको पहला बोला गया उसको कहां बिठाना है? 1 नंबर पे, 10वां पे 10वां। ठीक है, आप देखेंगे सबको पीरियाडिक टेबल फटाफट याद करा देंगे, वो कभी भूलेगा ही नहीं। अब हो गया ज्ञान कि नहीं? ज्ञान हुआ कि नहीं उनको? बस यही है, इसी को लोग ज्ञान मानते हैं। मेमोरी ही आजकल ज्ञान बैठी हुई है। ये सब टेक्निक क्या है, लोगों के अंदर और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ला देती है। यहां जब कह रहे हैं ये वाला, तो इस तरह से मेमोरी बैठाने की बात नहीं कर रहे, याददाश्त की बात नहीं है कि हम उसको रिकॉल कर लिए शब्द को। यहां पे जब बात कह रहे हैं तो उसके अर्थ को समझना है। ठीक है, ये वर्ड का रिकॉलिंग नहीं है। वर्ड तो कोई भी रिकॉल कर लेता है, आपको एक ट्रेनिंग रहती है, पढ़ाने में अभ्यास हो जाता है, आप यही करते हैं। तो वर्ड आपके पास आ गया, आपने रिकॉल कर लिया। अब क्या लगा सामने वाले को? पता है, लेकिन आपने कैसे बताया? मेमोरी से बताया। मेमोरी में आ गया, ज्ञान नहीं हुआ। अर्थ को पकड़ना जरूरी है। यस, अर्थ को पकड़े बगैर चीजें सॉल्व नहीं होंगी। ठीक है ना? तो अर्थ कैसे समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अर्थ कभी भी समझ में आएगा मानव को मानव से आएगा। मान लो अर्थ के बाद आपको वस्तु दिख गई, ये भूलेगा? भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा। क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि जब वस्तु ही है तो भूलेगी कैसे? ठीक है ना? तो ये है, लगाइए भैया। तो समझने के लिए संपूर्ण अध्ययन वस्तु, इसका आपको अध्ययन करना है। अगर आपको समझदार होना है तो जीने में ये और अस्तित्व में उधर वाला पूरा एकदम सेटिंग करना है। अध्ययन करने जाएंगे समाधान के लिए। सहअस्तित्व प्रमाणित हो, मूल मुद्दा क्या है? समाधान। समाधान क्या है? ये जो सहअस्तित्व है, तो मूल में क्या है? सहअस्तित्व। सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व, ये पहली चीज है। हाँ ठीक है ना? और यही आपको क्या चाहिए? इसमें क्या है? 4 अवस्थाएं, 4 अवस्थाओं में संतुलन। तो ये क्या है? चारों अवस्था, चारों अवस्था में संतुलन। ठीक है, ये बेसिक लाइन है आपके पास। ये अस्तित्व में इसका होना है। ये क्या हो गया आपका? होना, यही होना है। ठीक है ना? ये हो गया होना। और समाधान के लिए क्या करना पड़ता है? होने को समझना है और फिर क्या करना है?
रहने में प्रमाण, होने को समझना, रहने में प्रमाण, इतना ही है ना, बस इतना ही है। इसको करने वाला कौन है? इसको बल्कि जीवन की बजाय मानव, इसको करने वाला कौन है? मानव ही इसका ज्ञाता है और मानव ही इसको प्रमाणित करेगा। ठीक है, ये जो सहअस्तित्व प्रमाण है ना, सहअस्तित्व प्रमाण, सहअस्तित्व प्रमाण, यही क्या है? समाधान। और ये प्रमाणित नहीं हो रहा है संतुलन, तो क्या है? समस्या। ठीक है ना, समाधान समस्या बस इतनी होती है कि अगर सहअस्तित्व चारों अवस्था में संतुलन प्रमाणित हो गया तो समाधान, और प्रमाणित नहीं हो रहा है तो समस्या। ठीक है, तो सहअस्तित्व ही समाधान है और किसी में गड़बड़ी हो रही है तो वो समस्या। तो हमको क्या करना है? सहअस्तित्व प्रमाण चाहिए, ये मूल बात है। तो अध्ययन किसके लिए करना है? सहअस्तित्व प्रमाण के लिए। अगर ये केंद्र में है तो ही अध्ययन होगा। सहअस्तित्व प्रमाण दिख कैसे रहा है? एक तो है समाधान समृद्धि संपन्न परिवार होना। प्रमाण का पहला जगह कहां दिखा? परिवार में। तो एक हमने बताया था 3 जगह है ये। तो पहला क्या था? परिवार, और दूसरा है फिर उससे अखंड समाज, अखंड समाज और सार्वभौम। बस इतना ही है। ठीक है ना? तो परिवार, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, ये परिवार क्या है? मेन चीज है। परिवार में क्या पल रहा है? अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था। तो सहअस्तित्व प्रमाणित कहां हो रहा है? परिवार में। किस स्वरूप में? समाधान समृद्धि स्वरूप में। तो समाधान समृद्धि ही परिवार है। जब तक समाधान समृद्धि का लक्ष्य एक परिवार में अचीव नहीं हुआ तब तक परिवार नहीं बना। उसमें केवल नाम है। ठीक है, परिवार मतलब ही होता है समाधान समृद्धि से संपन्न हो जाना। तब वो क्या होता है? परिवार एक इकाई। लगा दो भैया। तो ये हर समय ध्यान में रहना चाहिए कि परिवार ही व्यवस्था की मूल इकाई है। तो हमको क्या चाहिए? अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कहाँ है? परिवार में। और आज टुकड़े कहाँ हैं? सारे धरती पे समस्या का रूट अगर देखेंगे तो परिवार में, और धरती के सभी समस्याओं का समाधान भी कहाँ है? परिवार में। तो एक्चुअली जहां समस्या वहीं समाधान भी है। लेकिन आज जो स्थिति है भ्रम के कारण, परिवार ने ही समाज को सबसे ज्यादा टुकड़े किए हैं। खंड खंड किससे है समाज? परिवारों की जो सीमाएं हैं, उनकी जो बाउंड्री है, भारत पाकिस्तान से भी ज्यादा तगड़ा है। उनसे हम अपना पहचान कर लेते हैं और इसीलिए अखंड समाज में भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपको सहअस्तित्व प्रमाणित करना है तो आपको समाधान समृद्धि संपन्न परिवार होना है। और उससे फलतः क्या होगा? ये होता है। काम किधर है? पहला वाले पे। ये होगा तो उसके फलन में क्या आ रहा है? अखंड समाज में भागीदारी कर पा रहे हैं, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी कर पा रहे हैं। ठीक है? हाँ, समाधान फिर समृद्धि। तो समाधान भी है, समृद्धि भी है, इसलिए आगे क्या जा रहा है? समाधान। समृद्धि भी समाधान ही है, अभय भी समाधान है, और सहअस्तित्व भी सब समाधान ही है ना। अलग अलग लेवल पे देखेंगे तो समाधान ही तो जा रहा है सब तरफ। वही समाधान ही अखंड समाज है, समाधान ही सार्वभौम व्यवस्था है। ठीक है? तो मूल रूप से हमारे अंदर दिखना चाहिए कि ये सब सहअस्तित्व प्रमाण मतलब यही समाधान है। ठीक है?
तो ये जो समाधान समृद्धि परिवार बनना है, जिससे अखंड समाज में भागीदारी कर पाऊंगा, मैं सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी कर पाऊंगा, उसके लिए क्या करना है? हमको पहले अध्ययन करना है। और उसमें क्या अध्ययन में? अनुभवगामी विधि। पहले अनुभव की ओर जाना है, यही सबसे पहला काम है। पहले अनुभव की ओर गमन करना है, जाना है। तो कौन किसका अनुभव करेगा? मन वृत्ति का, वृत्ति चित्त का, चित्त बुद्धि का, बुद्धि आत्मा का। यही गमन है पहले। ठीक है, इस तरफ सबसे पहले जाना है, अनुभव को तक जाना है। एक काम है, सबसे पहले मैं अनुभव तक जाऊं। तो मन वृत्ति में अनुभव करता है, मतलब क्या शुरू हो गया? तुलन। तो अध्ययन में पहली स्थली क्या है? जीवन की तुलन। क्योंकि जीने वाली कौन सी चीज होती है संसार में? मन। और मन दो तरीके से कर सकता है, एक शरीर के अनुसार या फिर एक वृत्ति के अनुसार। दो ही है ना एंड। ये अगर मन को देखेंगे तो यहां पे संसार है, राइट? तो मन किस तरह से जा रहा है? या तो इधर से चलेगा या इधर से चलेगा, और कोई रास्ता है? मन का दो ही रास्ता है। इधर से चल रहा है तो शरीर मूलक, और अगर अनुभवगामी है तो पहले उसको अनुभव, तो किसको अनुभव करेगा सबसे पहले? वृत्ति में। वृत्ति में क्या है? तुलन। तुलन पहली जगह है अध्ययन की, फर्स्ट स्टेप। तुलन में नहीं आया तो फिर आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तुलन होगा। तुलन के बाद क्या है? साक्षात्कार, फिर अवधारणा बोध, फिर अनुभव। ये एक प्रक्रिया है, पहले हमको जाना है। इसको छोड़ करके अगर हम दूसरे में लग जाएंगे प्रमाणित होने में, तो नहीं हो पाएगा। प्रमाणित पहले नहीं होना है, पहले क्या होना है? इधर जाना है। इसी के लिए फिर सारे कार्यक्रम है। तो अध्ययन के कार्यक्रम से क्या हो रहा है? हम अनुभवगामी विधि में अध्ययन पूर्वक तुलन, साक्षात्कार, अवधारणा, बोध, अनुभव, यहां तक जा रहे हैं। ठीक है ना? जब ये हो गया तब फिर मैं क्या हो जाऊंगा? फिर अनुभव मूलक। तो अनुभव मूलक विधि से प्रमाण, संकल्प, चिंतन, चित्रण, तुलन, आस्वादन, सहज प्रमाण। ठीक है, तो ये एक दूसरा रास्ता है। दो ही रास्ते हैं, अनुभवगामी और अनुभव मूलक। हमको कैसे जाना है? पहले अनुभवगामी और फिर अनुभव मूलक। अनुभव मूलक से जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर हमारा जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। अगर ये पूरा हो गया तो मैं समाधान हो गया। क्या आ गया? समाधान। तो जानना पूरे अस्तित्व में, मानना उसको प्रमाणित करने के लिए जीवन में संकल्प, संकल्प से नीचे पूरा, पहचानना संबंधों को पहचान पाना मन से, और निर्वाह करना जो संबंधों में दायित्व है, कर्तव्य है, उसको मैंने निर्वाह किया। इससे क्या हुआ? ये जो मूल्य है परस्परता में वो प्रकट हुआ, मूल्य प्रकट हो गया। अगर परस्परता में मूल्य प्रकट हो गया, इसका नाम हो गया उभय तृप्ति या परस्पर समाधान। समाधान तक हम पहुंच गए। तो ये 3 स्टेप्स है। हमको ये समझना है कि हम दूसरे स्टेप पे नहीं है अभी, हम पहले स्टेप पे हैं। पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 जगह जाना है। भैया जैसे हम पहले स्टेप की बात करते कि अनुभवगामी विधि में, तो जैसे मन वृत्ति का अनुभव करता है, अनुभव से पहले का ये स्टेज है जिसमें मन वृत्ति का अनुभव कर रहा है। यानी कि ये भी कोई छोटी स्थिति नहीं है, मतलब मन वृत्ति का अनुभव कर रहा है, मतलब मनन। हाँ, मनन हो रहा है। इसके लिए तो श्रवण आपने काफी किया। मैंने तो बताया कि श्रवण भी बहुत छोटी स्थिति नहीं है। अभी तो बहुत देर से श्रवण के लिए भी बहुत करना पड़ रहा है। श्रवण भी तो होना पड़ेगा, फिर तो मनन होगा, फिर साक्षात्कार होगा। प्रक्रिया तो वही है। हम लोग सोच रहे हैं बस ऐसे पढ़ लिए हमको श्रवण हो गया, ऐसा नहीं है। अभी तो श्रवण करने का मेंटल जो प्रिपरेशन है वो भी एक काम है, श्रवण करना भी एक काम है। हाँ, श्रवण करेंगे
अस्तित्व में कठिन कुछ नहीं है, ध्यान देंगे तुरंत आने लगेगा। लेकिन ये 3 स्टेप्स हैं, है ना? तो इन तीनों को पहचानना है जी। मन वृत्ति में अनुभव करता है। अनुभव है कि हमसे बड़ी कोई चीज है जिसको मैं पहचान पाता हूं, उसके अनुसार चलता हूं। यह अनुभव का मुद्दा है। मुझे चलना कहां से है? अभी मन क्या है? शरीर में तदाकार होके चल रहा है। मन क्या है? भौतिक रासायनिक वस्तु में तदाकार हो गया है और उसके अनुसार चल रहा है। मन को अनुभव पूर्वक चलना है। अनुभव का मतलब है जो मेरी से बड़ी है उसके अनुसार चलूंगा। यही चीज अपने अध्ययन में भी है। हमको श्रवण करना है तो हमसे जो श्रेष्ठ है उनसे श्रवण करते हैं। एक तरह से मन में नियंत्रण ही है। ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग। अपने से बड़े के अनुसार चलना। बजे छोटे बच्चे हैं, किन के अनुसार चलना चाहिए? उनको पेरेंट्स के अनुसार चलना चाहिए कि खुद को ही लगाना चाहिए? तो उनसे जो बड़ा है उसको पहचानिए। हम बच्चों को क्या शिक्षा देंगे कि भाई जो आपको बड़ा है आपसे उसको पहचानिए। अभी बहुत सारे छोटे बच्चे हैं उल्टा सीधा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे जो बड़े हैं उनको नहीं पहचान रहे हैं, उनको पहचान ही नहीं रहा है कि क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो उन बच्चों को अच्छी चीज़ें अभी पहचान में नहीं आ रही, अपने से बड़े को नहीं पहचान रहे। हो जाता है ऐसा। अभी जीवन में भी है तो उससे अपना बड़ा, अपने से बड़ा तो वही है। फिर वृत्ति, वृत्ति मतलब तुलन। तो जब मैं अध्ययन करूंगा तो तुलन पहला स्टेप। अब तुलन पूर्वक ही जीना है। तुलन कैसे न्याय धर्म सत्य का हो इस पे सोचना है। ये मनन से होता है। मनन कैसे हो? श्रवण से। शब्द का अर्थ अगर स्थिर हुआ तो न्याय प्रधानता में आएगी, न्याय प्रबल हो जाएगा। नहीं तो सुविधा संग्रह में फंसे रहेंगे। वापस जाके कहां चले गए? सुविधा संग्रह। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। अध्ययन की वस्तु क्या है? तो अध्ययन की वस्तु है जो अभी पीछे लिखा था, अध्ययन की वस्तु वही चीज ये है। बाबा जी का एक लिखा हुआ है। तो अध्ययन विधि से अस्तित्व में वस्तु का साक्षात्कार होता है। कैसे होता है? अध्ययन विधि से अस्तित्व में वस्तु का साक्षात्कार होता है। सह अस्तित्व स्वरूप में संपूर्णता का और उसके विस्तार में चारों अवस्थाओं का साक्षात्कार होता है। क्या हुआ? पहले सहअस्तित्व स्वरूप में संपूर्णता का पूरा सहअस्तित्व समझ में आया, और फिर उसी का विस्तार करते जाता हूं सहअस्तित्व का। उसकी सारी डिटेलिंग रहती है। तो सारे डिटेलिंग में चारों अवस्था का डिटेल है ना, बहुत विस्तार में बताया गया है। तो उनका भी साक्षात्कार होता है। इस तरह चारों अवस्थाओं के साथ हमारे संबंध की पहचान और इनके अंतर संबंधों की पहचान होती है। वो आपस में अंतर संबंधित कैसे हैं और मेरा उनके साथ क्या संबंध है, ये पहचाना जाता है। ठीक है। नियति विधि से अंतर संबंध है, मानव के कार्य विधि से संबंध है। अंतर संबंध पहले से है ही, और मुझे पहचानना है कि मुझे इसके साथ कैसे काम करना है। पदार्थ के साथ कैसे करना है, प्राण के साथ, जीव के साथ, ज्ञान के साथ, तो उसका डिटेल में अध्ययन होता है। ठीक है। मानव कार्य विधि से चारों अवस्थाओं के साथ अपने संबंध को पहचानता है और प्रमाणित करता है। ठीक है। नियति विधि से पदार्थावस्था से ज्ञानावस्था तक जो प्रकटन हुआ है, इसके शाश्वत अंतर संबंधों की पहचान होती है। ठीक है, बात समझ में आई? इन शाश्वत अंतर संबंधों के आधार पर अपने आचरण को फिट कर देना, इसी का नाम है उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता। ये जो अंतर संबंध है ही, उसके साथ मुझे कैसे निभना है, मुझे कैसे आचरण करना है, मुझे कैसे इनके साथ जीना है, इसको फिट कर दिया। तो इससे क्या हो गया मेरे अंदर? अब स्पष्टता आ गई। ठीक है। किसकी? अब मैं उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता, तीन जगह कहाँ कहाँ उपयोग? परिवार में उपयोग, अखंड समाज में सदुपयोग और सार्वभौम व्यवस्था में प्रयोजनशीलता। तीन जगह जीने की, तीन जगह उसका प्लेसमेंट।
अध्ययन विधि से यह पहचान क्रम से होता है। अध्ययन विधि से कैसे होता है पहचान? क्रम से होता है। अनुक्रम से संपूर्णता समझ में आता है। संपूर्णता कैसे समझ में आता है? अनुक्रम से। अनुभव में तो अनुक्रम से कोई भी चीज है समझ में कैसे आ रही है? एक क्रम है उसमें, क्रम के बगैर वो समझ में नहीं आता है। अनुक्रम है इसलिए अनुभव होता है, अनुभव में आता है। क्योंकि समझ में आता है इसलिए अनुभव में आता है। कैसे आता है अनुभव में? अनुक्रम से। अनुभव का मतलब ही है अनुक्रम से होने वाला ज्ञान, क्योंकि अनुक्रम है अस्तित्व में। अनुक्रम का अर्थ है मानव में खनिज संसार, वनस्पति संसार। एक मिनट, कहाँ फोन किसके पास? हाँ, तो अनुक्रम का अर्थ है मानव में खनिज संसार, वनस्पति संसार, जीव संसार कैसा संबंधित है, एक दूसरे के साथ कैसे अनुप्राणित है, इन सब के साथ हम जुड़े हैं, संबंधित हैं शरीर से और जीवन से। इन जुड़ी हुई कड़ियों को पहचानने की बात है, यही तो संबंध है। और कौन सा संबंध है? यह मार्मिक बात है। ऐसे संबंध पहचानने से मनुष्येतर प्रकृति के साथ नियम, नियंत्रण, संतुलन प्रमाणित होगा। ठीक है, जो पीछे बताया अभी। और मानव प्रकृति के साथ न्याय, धर्म, सत्य प्रमाणित होगा। तो मनुष्येतर प्रकृति के साथ नियम, नियंत्रण, संतुलन, मानव के साथ न्याय, धर्म, सत्य। फलस्वरूप मानव परंपरा संतुलित रहेगा। अगर नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य प्रमाणित हुआ तो क्या आ जाएगा? संतुलन सदा बना रहेगा। ठीक है, तो इससे संतुलन प्रमाणित होगा। और संतुलित है। मानव अपराध से मुक्त होकर, अपना पराया से मुक्त होकर अच्छे ढंग से जी पाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? अपराध से मुक्त हो जाएगा। अपराध से मुक्ति के लिए क्या चाहिए? अपना पराया। अपना पराया कहाँ होता है? अपना परिवार कहाँ है? अपना पराया हाँ, परिवार में। परिवार में क्या है? अपना पराया। तो अपराध कहां से जन्म लेता है? परिवार। परिवार अपराध का जड़ है। सोचिए, परिवार को क्या होना है? अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी। और परिवार ने क्या बना दिया? अपराध का घर। समझे आप? उसमें क्या पल रहा है? अपना और पराया। यही मूल समस्या है, अपना और पराया। जबकि परिवार एक व्यवस्था की मूलभूत इकाई है। ठीक है ना? तो मानव अपराध मुक्त होकर, अपना पराया से मुक्त होकर अच्छे ढंग से जी पाएगा। धरती को तंग करने की आवश्यकता समाप्त होगी। धरती को अपने में सुधरने का अवसर बनेगा। फलस्वरूप शाश्वत रूप में मानव परंपरा के धरती पर रहने की संभावना बनेगी। सर्वशुभ का स्वरूप यही है। सर्वशुभ में स्वशुभ समाया है। सर्वशुभ को काटकर स्वशुभ को आज तक कोई प्रमाणित नहीं किया। सर्वशुभ को काटकर स्वशुभ को आज तक किसी ने प्रमाणित नहीं किया है। ठीक है, अध्ययन की ये पूरी हो गई बातचीत। इसको आपको अध्ययन करना है जी। एक तो उसमें क्रम और अनुक्रम आया है, तो इन दोनों में जैसे विकास क्रम, ये क्रम है। उसमें क्या है? एक अनुक्रम है। आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, वो स्टेप बाय स्टेप ऐसा उसी को क्रम करते हैं। और अनुभव के लिए ही है सारा क्रम। ह्रास का अंतिम बिंदु से लेके विकास का अंतिम बिंदु तक हर कड़ी जुड़ी हुई है। पूरी कड़ियों को देख लेना, ये अनुभव है। अब पूरी कड़ियां आ जाती हैं हमारे पास। अब मान लीजिए कि किसी का प्रश्न आया, तो प्रश्न आएगा कहाँ से आएगा? इसी कोई कड़ी से आएगी। हमको मान लो प्रश्न आ गया तो हम कैसे बताएंगे? अगर वो सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं तो प्रश्न आप कहीं से करेंगे, उत्तर है कि नहीं? उत्तर में क्या करूंगा? थोड़ा इसके दो पहले का कड़ी, उसके दो आगे का कड़ी, इन दोनों कड़ियों को बता करके उत्तर बता दिए। आपको सेटिस्फैक्शन लगता है। क्यों?
क्योंकि आगे के पीछे की कड़ियाँ प्राप्त हो गई। तो हमारे अंदर क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि आगे और पीछे की क्या कड़ी है हमको पता नहीं है। आगे पीछे का ज्ञान नहीं है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बीच बीच का इधर उधर उधर का है, सब क्रम से जुड़ा हुआ भी नहीं दिखा है। तो पूरे अस्तित्व का ही क्रम से एक जुड़ाव है, वो पूरा देखना पड़ेगा। फिर उसके लिए फिर पूरा वांग्मय है, वो वांग्मय से गो थ्रू होके कि पूरी कड़ी सेट होती है। जैसे अध्ययन में ही पूरा एक स्वरूप है, तो अध्ययन के लिए जैसे मुझे अभी शिविर लेना है, तो मैं क्या करूंगा, अभी कैसे दूंगा कि अध्ययन के लिए क्या क्या चीज जरूरी है उसको मैं जोड़ता हूं। ठीक है, कि भाई ये चीज अगर हो जाए सब, तो उनके लिए अध्ययन का चीज बन जाएगा। तो अपने मन में जैसे बैठाया तो एक क्रम से ही तो बैठाया होऊंगा ना, कि भाई इनको जब बताना है कैसे बताऊंगा। अभी इन्हें अब यहाँ पे खड़े हैं, उनको ये फीलिंग कैसे आएगी, ये तो फीलिंग ही नहीं है, लेकिन ये फीलिंग आनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो अभी ये कैसे हो? एक कड़ियाँ है ना सब उसकी, तभी तो इस स्लाइड शो पे है। अभी अगर ये कड़ियाँ नहीं हमको समझ में आए तो हम कैसे स्लाइड शो पे बनाएंगे। अब हमको ये कैसे पता चला कि इनको इसी से समझ में आएगा, क्योंकि हमको भी किसी तरह समझ में आता है, हमारी भी कोई मान्यताएं रहती हैं, हमको भी कोई तरह से छूता है, तो वही चीज़ जो हमको छूता है वो दूसरों को बताते हैं कि भाई ये चीज़ होने से इनके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारा क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि कड़ियाँ हैं। अगर कड़ियों को मान लो अभी ये वाला पहले ही दिखा देते, जैसे यही अभी दिखाना, इसको हम पहले ही दिखा देते, आपको कुछ हो सकता था, लेकिन ये इंटेंसिटी नहीं आएगी, इतना ग्रास्पिंग पावर इतना नहीं रहता। अभी ये आके ग्रास्पिंग पावर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? आपका ध्यान एकदम कंसंट्रेटेड हो गया, पीछे बहुत सारा काम हो गया, तो भी लगता है कि हाँ ये बात हमको इसको स्वीकारने का जो अभी जो जगह है वो भी बहुत बढ़ गया है कि नहीं। तो ये कैसे हो रहा है? क्रम से ही तो हो रहे हैं सभी चीज ना। पूरा एजुकेशन ही क्रम है। हम लोग बोलते हैं स्कूल में पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या होता है? कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 क्या पढ़ा, यही पाठ्यक्रम है। पाठ क्या है? पाठ मतलब लेसन। लेसन किसके लिए? जीने के लिए। जीने के लिए जो लेसन है उसका क्रम क्या है? किस क्रम से आप लेसन देंगे जिससे बच्चा अनुभव संपन्न होकर प्रमाणित करेगा, इसका नाम है पाठ्यक्रम। पाठ्य में एक क्रम होना, रैंडम पाठ्य नहीं देना। लोगों को नहीं पता है तो रैंडम पाठ्य देते हैं। बोलिए। और दूसरा वो मानव कार्य विधि से चारों अवस्था के साथ अपने संबंध को कार्य विधि मुझे करना है उसके साथ, ये तो तभी प्रमाणित होगा जब मैं व्यवहार करूंगा, कार्य करूंगा, शरीर के साथ करूंगा ना व्यवहार कार्य और व्यवसाय कार्य। इसको कैसे करूंगा मैं? कार्य विधि से ही तो करूंगा। कार्य का क्या मतलब होता है? जीवन में जो चीज बनी हुई है उसको पूरा करने के लिए जो जड़ पक्ष का योगदान है वो कार्य है। जीवन के लिए जड़ पक्ष का योगदान से जो काम होता है उसको कार्य कहते हैं। जड़ पक्ष क्या है? शरीर। तो जीवन के लिए जब शरीर मिल करके कोई काम करता है तो कार्य है। तो कार्य विधि से होगा। यदि जड़ पक्ष का योगदान नहीं है, जैसे साक्षात्कार है, तो ये कार्य नहीं है। क्यों? उसका जड़ पक्ष का कोई रोल नहीं है। अवधारणा कोई कार्य नहीं है, अनुभव कोई कार्य नहीं है, संकल्प कोई कार्य नहीं है, चिंतन कोई कार्य नहीं है। लेकिन जब मैं अब प्रमाणित करने के लिए जा रहा हूं व्यवहार, तो व्यवहार भी एक कार्य है, व्यवसाय एक कार्य है। क्यों? क्योंकि जड़ पक्ष का योगदान से ही वो होता है। जड़ क्या है? शरीर। तो जो शरीर पक्ष के साथ योगदान पूर्वक किया जाए वो सब क्या है? कार्य। तो कार्य कहाँ है? संसार में। संसार में कार्य। ठीक है, संसार में कार्य ही होता है। तो कार्य विधि से हमको संबंध प्रमाणित करना है। कौन सा संबंध? जो नियति विधि से अंतर संबंध है। तो नियति विधि से अंतर संबंध है, कार्य विधि से प्रमाणित करना है। ये पूरा अध्ययन का काम है। ठीक है, बढ़िया। तो अभी ब्रेक लेना पड़ेगा, हम लोग आके फिर करते हैं।